अरे भाई ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पर मिस कॉल आती है और ये पूरा हैक हो जाता है। कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं किया? तो मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर सिर्फ साइबर की तरह से क्राइम वाले इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं हूँ। मैं मर्डर के भी केसेस सॉल्व किए, मैंने किडनैपिंग केसेस भी सॉल्व किए, मैं फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस भी सॉल्व किए, पॉलिटिकल केसेस भी सॉल्व किए, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी सॉल्व किए। आपके आने से पहले पता है सब डरे हुए थे, पूछ रहे थे सर वो हमारा फोन तो हैक नहीं कर लेंगे मेरे फोन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं चाहता दुनिया को पता लगे। 2008 में के आसपास आईफोन आया, 2008 के आसपास व्हाट्सएप आया, 2008 के आसपास डार्क वेब स्टार्ट हो गया, 2008 के आसपास बिटकॉइन आया और 2008 में 26/11 हुआ। और ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या साइबर क्राइम एक्सपर्ट होने के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बिल्कुल जरूरत है कि गुजरात में एक पेट्रोल पंप तक कुछ स्टूडेंट्स ने टनल खोद दी और वो पेट्रोल चुराते रहे 1 साल तक। तो आप सोच सकते हैं तो सारे दोस्तों में एकदम सर लगी कि यार ये लोग इतना कैसे चैट कर सकते हैं, तो ऐसी क्या बात होती है जो खत्म ही नहीं हो सकती। तो मैंने कल बता दूंगा। तो मैंने याहू का एक क्लोन पेज बनाया और उसको एज ए होम पेज सेट कर दिया हर एक सिस्टम में। उनको डार्क वेब पे एक लड़का मिला, उसको उन्होंने कूटा, उल्टा टांगा, फिर उससे कहा तुम्हें एक डील देते हैं, छोड़ देंगे तुम्हें, ये हमारी ऐप है, इसको डार्क वेब पे प्रमोट करो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है। किसी ने 2 सेकंड गूगल करके नहीं देखा कि सिग्नल बनाया किसने। सिग्नल उसी व्यक्ति ने बनाया जिसने व्हाट्सएप बनाया, ब्रायन एक्टन। देख लीजिए। पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है कि एक आम आदमी, अब चीज़ें सारी ऐप के थ्रू हो रही हैं, सब कुछ फ़ोन पे है, इंटरनेट पे है। मैं एक बैंक का सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा था यूएस में। तो बैंक ने मेरे से कहा कि साहब हम तो 75 साल पुराने हैं, हम तो कभी हैक भी नहीं हुआ, क्या टाइम वेस्ट कर रहा हो, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने ठीक है सर 2 दिन दे दो, यदि कुछ नहीं मिला तो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, यू आर द बेस्ट। एक दिन फ़ोन आया मुझे कि भाई साहब आपका एक पार्सल आया है और उसमें ड्रग्स है, आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे। अब पार्सल मेरा आया, मैंने तो नहीं भेजा, ड्रग्स है तो मैं क्यों पकड़ा जाऊंगा, ये सवाल मैंने पूछा, उधर से फ़ोन कट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं और डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। ये एक घटना है। एक घटना मैंने पढ़ी जहां पर कि किसी के फ़ोन पर मिस्ड कॉल आया और मिस्ड कॉल आने के बाद पता चला कि लाखों रुपए उड़ गए। बच्चा अपने फोन में पबजी गेम खेल रहा था और पिताजी के खाते से पैसे उड़ गए। ऐसे जाने कितनी ही घटनाएं पिछले कई सालों में हम लोगों ने लगातार पढ़ी हैं। इनफैक्ट एक वेब सीरीज हमने जमताड़ा इसके ऊपर देखी थी, जहां साइबर क्राइम की जो है बातें होती हैं। ये सारे अपराध साइबर क्राइम के माध्यम से हो रहे हैं, साइबर मीडियम से हो रहे हैं। आपका फोन, आपका सोशल मीडिया, ये सब उसका हथियार बनता है। इस अपराध से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम अवेयर हों। तो आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, सरकार के साथ, पुलिस के साथ और बहुत सारे अन्य संस्थाओं के साथ वो काम कर रहे हैं ताकि साइबर अवेयरनेस लोगों को हो। इसके अलावा पुलिस को उन्होंने एक से एक अजीब तरह के, जिसको कहीं अंदाजा नहीं लग रहा था कैसे ये क्राइम हुआ, उसको क्रैक करने में मदद की है। और इनको आपने बहुत सारे वीडियोस में, रेडियो पे सुना होगा, टीवी में देखा होगा, और इनका नाम है अमित दुबे। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नवीन जी। अच्छा, फाइनली ये हो रहा है हमारा, मिल ही लिए हम। आपके आने से पहले पता है सब डरे हुए थे, पूछ रहे थे सर वो हमारा फोन तो हैक नहीं कर लेंगे मेरे फोन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं चाहता दुनिया को पता लगे। तो सबको ये था, मैंने कहा नहीं, SMS अगर आए अमित जी का तो मत पढ़ना उसको मिस कॉल भी नहीं देखना। मिस कॉल कैसे रोकोगे आप? वो तो आएगी जी। लेकिन ये मिस्ड कॉल वाली बात से मुझे याद आया, आपकी जो पहली किताब थी अदृश्य जाल, उसमें ये किस्सा था कि मिस्ड कॉल से पैसे उड़ गए। बिल्कुल। अब ये मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके तो नहीं रख सकता, क्या करूं? बिल्कुल सर, मिस कॉल से पूरा फोन हैक हो सकता है। अच्छा। और होता था। हाँ। और कमाल की बात है कि आईफोन हैक होता था। ओके। एंड्रॉयड बाद में। और वो मिस कॉल आती किस पर थी? व्हाट्सएप पे। नॉर्मल कॉल नहीं आएगी, व्हाट्सएप पे आएगी। अब जरा आप सोचिए सर कि व्हाट्सएप आपको कैसे दिया गया था कि ये मोस्ट सिक्योर एप्लीकेशन है, एंड टू एनक्रिप्टेड है, गवर्नमेंट इसमें स्टूप नहीं कर सकती, कोई भी नहीं देख सकता क्या आप बात कर रहे हैं। हाँ। आईफोन आपको कैसे बेचा गया? मोस्ट सिक्योर है, सिक्योर्ड, गवर्नमेंट इसको क्रैक नहीं कर सकती, कोई भी इसमें इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता, स्नूप नहीं कर सकता। अरे भाई ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पर मिस कॉल आती है और ये पूरा हैक हो जाता है। कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं किया? और 2019 में जब हल्ला हुआ तो पेगासस करके एक मैलवेयर था,
जी। जो कि एनएस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल ने बनाया था, और वो मिस कॉल पर पूरा आईफोन हैक कर देता था। उसके बाद उन्होंने सारे गवर्नमेंट को बेचा पूरी दुनिया में। 2016 से 2019 तक वो बेचते रहे। बहुत सारे लोगों के फ़ोन हैक हुए होंगे। उसके बाद 2019 में मामला मीडिया में आ गया, प्रकाश में आया, और उसके बाद व्हाट्सएप कहता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ था, ओ मुझे नहीं पता था, फिक्स कर देते हैं। और फिक्स कर दिया। 4 साल तक कोई चीज़ बिकती रहे, और छुपके तो नहीं बिक रही थी, डार्क वे में तो बिक नहीं रही थी, गवर्नमेंट को बिक रही थी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर खरीद रहे थे। कैसे हो सकता है कि व्हाट्सएप को नहीं पता था? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो मैं मान ही नहीं सकता कि मिस्ड कॉल पर पूरा फोन हैक हो जाएगा बिना किसी लोकल सपोर्ट के। दिस इज नॉट हैकिंग, दिस इज अ फीचर। तो ये सारी चीजें हैं जो जन्म देती हैं साइबर स्पेस के क्राइम को। और जैसे आपने कहा कि साइबर क्राइम अलग कोई क्राइम नहीं है सर। जो भी क्राइम होते थे ट्रेडिशनली, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो चीटिंग हो, फ्रॉड हो, वो सब अब साइबर स्पेस के थ्रू हो रहे हैं सब। तो मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर सिर्फ साइबर की तरह से क्राइम वाले इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं हूँ। मैं मर्डर के भी केसेस सॉल्व किए, मैंने किडनैपिंग केसेस भी सॉल्व किए, मैं फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस भी सॉल्व किए, पॉलिटिकल केसेस भी सॉल्व किए, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी सॉल्व किए हैं, और जो भी बैंकिंग अटैक वगैरह होते हैं। तो ये जानने की जरूरत है कि अब ये कोई अलग वर्ल्ड का मामला नहीं है, ये आप ही के वर्ल्ड, आप इतना घुस चुके हो इसमें कि जो डे टू डे चीज़ें आप बता रहे हो, अब कोई रियल वर्ल्ड नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। 70-80% आप चीज़ें ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो दायरा ख़त्म कर देना चाहिए जी। हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हमें करना चाहिए, उसी के लिए ज़रूरत है। नहीं तो साइबर को लोग सोचते हैं कि दूसरी चीज़ बता रहे होंगे, और हम तो इतना करते नहीं फ़ोन यूज़। फीचर फ़ोन है हमारे पास, हम तो नोकिया का पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो बचे हैं नहीं बचे। आप भी जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, ये जो साइबर क्राइम का, आप तो काफ़ी लोग आपको पहचानते हैं। एक बार मैंने बुक फेयर में अमित जी के साथ जब इनकी किताब आई थी, दूसरी वाली साइबर क्राइम डिजिटल दुनिया की कहानियाँ, उसके ऊपर बातचीत की, उसका वीडियो डाला, तो नीचे जो है लड़कों के कमेंट आ रहे हैं, सर अपनी टीम में ले लीजिए मुझे। तो वो अपनी टीम में, मतलब उनको लगता है कि आके जो है कुछ कमाल ऐसा करें। और प्राय मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या साइबर क्राइम एक्सपर्ट होने के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके। इनफैक्ट एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको जी। दुनिया में जितने हैकर हुए हैं बड़े बड़े, जैसे कि आप गूगल करेंगे टॉप 10 हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो केविन मिटनिक से लेकर जॉनथन 10 नाम आ जाएंगे। केविन मिटनिक वाज द गाय हु हैक्ड लॉट्स ऑफ बैंक्स इन यूएस, बैंक्स वगैरह हैक किए उसने। जॉनथन ने रिसर्च एजेंसीज, नासा और दूसरे देशों के रशियन रिसर्च एजेंसीज हैक की। इन्होंने जब अपना बेस्ट हैक किया तभी लोग 15 साल के थे, 15 साल या 16 साल। 15-16 साल में तो कोई इंजीनियर बन नहीं सकता। और उसके बाद जब ज़्यादा पढ़ लिख गए तो कुछ बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। जो कमाल कर गए वो 15-16 साल में कर गए। आज भी जब मैं किसी स्कूल में जाके बोलता हूँ, और आज भी सुबह के स्कूल में बोलने गया था, और मैं नॉर्मली 400-500 बच्चे बैठे हैं, तो सबसे एक सवाल करता हूँ कि आप में से किसी ने कुछ हैक किया है? तो अमूमन 30% बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ साहब किया है। क्या हैक किया? वाईफाई हैक किया। कैसे किया? WPS कनेक्ट है, एप्लीकेशन है सर, हैक कर देती है। और क्या हैक किया? सर जीमेल हैक कर लिया। कैसे किया? सर OTP उड़ा लिया था। कैसे उड़ा लिया था? सर कॉल मर्जिंग टेक्निक से। ये बच्चे जितने 12 तरीके मैंने आज पॉडकास्ट में पॉपुलर किए कि कैसे हम बिना आपका फ़ोन टच किए OTP उड़ा लेते हैं, और फिर सब लोगों ने ट्वीट करने शुरू किए। ये मुझे किसी रिसर्च बुक में नहीं मिले थे, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताए थे, ये मुझे बच्चों ने बताए थे। और बच्चे वो जो 9, 10, 11, 12, 13 साल के। ये जब तक हम नहीं समझेंगे हम इस दुनिया से दूर रहेंगे। मैं जितनी पुलिस की ट्रेनिंग देता हूँ सबको बोलता हूँ कि जाके एक क्लास महीने में एक स्कूल में जरूर लीजिए, क्योंकि जितना आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे आपको फ्यूचर में होने वाले क्राइम का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो बच्चे ही फ्यूचर है। बिल्कुल। आप बैठे हैं सोच रहे हैं किताब पढ़ के हम साइबर क्राइम एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन आप IIT खड़गपुर से हैं, तो जहाँ तक मुझे याद है कि आपका खुद का इस दुनिया में आने का जो कारण है वो ऐसी ही कोई घटना थी। हाँ सर, सब खुराफात ही था, तो बचपन से ही था, ये कोई बड़ा होके नहीं बना। मतलब अपराधी को पकड़ने के लिए भाई साहब जो है उसी माइंडसेट का आदमी चाहिए अपने को। और नहीं, और मैं सर जब किसी को इन्वेस्टिगेटर बनाने के लिए ट्रेनिंग भी देता हूँ, हाँ। तो मैं बार बार कोशिश यही करता हूँ कि उसके दिमाग में ये चीज इनकलकेट करूँ कि क्रिमिनल कैसे सोचता है। जब तक आप वो सोच नहीं डेवलप कर पाएंगे आप इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कोई क्राइम होता है
तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है मोडस ऑपरेंडी क्या थी। और मोडस ऑपरेंडी के लिए आपको क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ेगा। सिम्टम्स दिख रहे हैं पर जी। कैसे किया उससे समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे ओटीपी उड़ा दिया। जब मोडस ऑपरेंडी क्लियर हो जाती है तब हम क्रिमिनल तक पहुंचने की संभावना रखते हैं। तो पहला पड़ाव ही सॉल्व नहीं होगा यदि आप क्रिमिनल की तरह नहीं सोचेंगे। तो इससे पहले कि मैं वो अपना आईटी खड़गपुर वाला किस्सा बताऊं आपको, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप एक सिक्योर घर बनाना चाहते हैं, आपने एक आर्किटेक्ट हायर किया है, एक एक्सपर्ट है सिक्योरिटी का, आपने कहा साहब इसको सिक्योर करना है। हाँ साहब कर देंगे। कैसे करोगे? सर इसमें बायोमेट्रिक लगा देंगे। बायोमेट्रिक से घुसेगा कैसे? वेरी गुड, लगा दो। फिर आपने यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो देख लिया कि वो फेविकॉल एमसील यूज करके वो तो क्लोन हो जाता है और उसके बाद फोन खुल जाता है, लॉक भी खुल जाएगा। आपने कहा यार ये तो सेफ नहीं है। अच्छा सर सीसीटीवी लगाते हैं सर एआई के साथ, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सर कोई भी आएगा आपको अलर्ट आएगा, गेट खुलेगा नहीं। वेरी गुड, लगा दो। फिर आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लिए कि सीसीटीवी तो सारे हैक हो जाते हैं, वो ब्रूट फोर्स अटैक हो जाता है और पासवर्ड तो आधे डिफॉल्ट ही होते हैं। फिर आप डर गए, बोलिए यार ये भी नहीं चलेगा। सर आरएफ सेंसर लगाता हूँ छत के ऊपर, चिड़िया भी नहीं आएगी सर, सिक्योर सर, लगा दो। एक्चुअली आप कर क्या रहे हो? आप लेयर पे लेयर ऐड किए जा रहे हो विदाउट नोइंग कि क्रिमिनल को इन लेयर्स के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, क्रिमिनल वो किताबें पढ़ के नहीं आया जो आर्किटेक्ट पढ़ा है या जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट पढ़ा है। क्रिमिनल है एक 15-16 साल का बच्चा मान लीजिए, अब वो उसको इस घर में घुसना है जिसमें 5 करोड़ रुपए पड़े। सोचो कैसे घुसेगा? 5 करोड़ पड़ा है, सोचिए क्रिमिनल की तरह थोड़ा सा। एक तो खैर यही रखता है कि खिड़की उड़की तोड़ के घुसा जाए। हाँ तो वहां पर वो आरएफ सेंसर और वो सीसीटीवी सब लगे हुए हैं। हाँ नहीं, मैं नहीं सोच पा रहा उस तरीके से। यही प्रॉब्लम है, हम जी। लोग क्रिमिनल नहीं है। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा जी। बचने के लिए। अभी सर पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक न्यूज पढ़ी मैंने, और ये चीज मैं 10 साल से बोल रहा हूँ कि देखिए इस तरह से सोचिए, आप घर के लेयर ऐड कर रहे हो और आपको मजा आएगा सुन के कि गुजरात में एक पेट्रोल पंप तक कुछ स्टूडेंट्स ने टनल खोद दी और वो पेट्रोल चुराते रहे 1 साल तक। आप सोच सकते हो क्रिमिनल ऐसे सोचता है, वो घर की सुरंग खोदेगा, निकाल ले जाएगा, तुम लगाते रहो लेयर पे लेयर। हमारी हम फंड बेसिक्स हिले हुए हमारे। आप सोच रहे हो सिक्योरिटी का मतलब ही हमने कुछ और समझ लिया। फिर जब ट्विटर हैक होता है पिछले साल और एफबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, 3 लड़के पकड़ लेते हैं। 17 साल का निमा फजेली ऑरलैंडो से, 21 साल का ग्राहम इवान क्लार्क और एक 19 साल का लड़का। 17, 19, 21 3 लड़के पकड़े गए। 17 साल का लड़का हैकर था, बाकी 19 और 21 साल के लड़के उसको ट्विटर हैक एज ए सर्विस डार्क वेब पर और डिस्कॉर्ड पर बेच रहे थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ट्विटर के पास एंटीवायरस नहीं था या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, फायरवॉल नहीं थे, राउटर्स नहीं थे, गेटवेज नहीं थे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नहीं था, डीएलपी सोल्यूशन नहीं था, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन नहीं था। सब था, इनफैक्ट बाकी लोगों से ज्यादा ही था, क्योंकि उनका सिक्योरिटी बजट इतना ज्यादा है कि देशों का नहीं होता। तो फिर एक 17 साल का लड़का कैसे हैक कर गया? यही चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप सिक्योरिटी को साइंस और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से सोचते रहोगे तब तक गैप्स क्रिएट होते रहेंगे। और बच्चों को जब ये टास्क दिया जाता है और उसको ये नहीं बताया गया कि ये तो इम्पॉसिबल है, ट्विटर हैक करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो वो कर देता है। यदि उसका बता दोगे कि इम्पॉसिबल है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ब्लॉकेज आ जाएगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसको कैसे करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। पर आपने वो बताया ही नहीं और आपने कहा बेटा ये देखो आग में खड़े होना, जलना नहीं, वो भी जादू कर देगा। ये जादू होता ही दुनिया में तब है सर जब हम इम्पॉसिबल वर्ड हटा देते हैं। आपकी आईआईटी की कहानी। हाँ जी। तो सर 2002 की बात है, मैं आईआईटी खड़गपुर में था और उस समय याहू मैसेंजर बड़ा पॉपुलर था और लड़कियां याहू मैसेंजर पर बहुत चैट करती थी। तो लैब में हम लोग सुनते रहते थे, टक 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 आवाजें आ रही हैं, 6 घंटे 7 घंटे। तो सारे दोस्तों में एक दिन शर्त लगी कि यार ये लोग इतना कैसे चैट कर सकते हैं, मतलब ऐसी क्या बात होती है जो ख़त्म ही नहीं होती। तो मैंने कल बता दूंगा। तो मैंने याहू का एक क्लोन पेज बनाया और उसको एज ए होम पेज सेट कर दिया हर एक सिस्टम में, एक्सप्लोरर के अंदर जाके। तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च करोगे तो लोकल ड्राइव से मेरा पेज खुल जाएगा, लोकल लाइक पेज ऑफ याहू। उसमें आप लॉगिन पासवर्ड डालोगे तो उसकी एक कॉपी सेव हो जाएगी और लॉगिन भी कर देगा, वो आगे रूट कर देता था। तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। और उस समय तो लोग देखते नहीं थे कि ये पेज कहाँ से खुल रहा है, सी ड्राइव से खुल रहा है कि HTTPS है।
तो क्या हुआ कि याहू के थ्रू मैंने 16 ऐसे लॉगिन पासवर्ड अगले दिन हैक कर लिए और उसके बाद एक प्रिंट आउट निकाला लॉगिन पासवर्ड और नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। अगले दिन पूरे कॉलेज में हल्ला मच गया, खड़गपुर में कोई खुरापात थी, लड़का आ गया है यूपी का उस सबके अकाउंट। तो उसके बाद एक कमेटी बनी, अनुशासन कमेटी जो होती है, उसने बुलाया मुझे। आरवी राजा कुमार वहाँ डीन थे उस समय। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कहा मैं तो टेस्ट कर रहा था कि ये चीज़ हो भी सकती है कि नहीं, मतलब लोग इतने इग्नोरेंट हो सकते हैं। तो बोले फिर जब हैक कर लिया था तो प्रिंट आउट क्यों लगाया? मैंने साहब एक एक करके बताता तो मुझे मारते तो मैं करूं क्या, ऑप्शन नहीं थे। तो हमने चुपचाप लगा दिया, देख लो भाई ये हो गया है। तो उन्होंने मुझे 6 महीने की लैब से डिबार कर दिया, तो बस लायक ही नहीं हो। और उसके बाद मुझे अपने साथ काम करने को बोला। तो हर प्रोफेसर की एक अपनी लैब होती है आईआईटी में। तो उन्होंने कहा तुम मेरे सामने रहोगे। एंड देन ही टॉट मी मेनी थिंग्स। उन्होंने मुझे बहुत सारी हैकिंग टेक्निक सिखाई, ओएस लेवल हैकिंग सिखाई। मुझे समझ नहीं आया क्यों सिखा रहे हैं मुझे। अच्छा, उनको भी नहीं पता था क्यों सिखा रहे हैं, बिकॉज कई सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं। उसके बाद मेरी सैमसंग में नौकरी लग गई, मैं अपने चला गया बाहर, यूरोप रहा काफ़ी समय तक और बोर हो गया मुझे लगा यार ये कर क्या रहा हूँ। 3G फ़ोन बन रहे थे, तो सैमसंग 3G मोबाइल फ़ोन की टेस्टिंग पूरे यूरोप में चल रही थी। तो वी वर देयर 2008 में 26/11 का अटैक। और 2008 दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साल है, मैं इसमें जिक्र करूँगा। तब NIA करके एक यूनिट बनी जो जिसके के पहले IG थे लोकनाथ बेहरा जी, और उन्होंने सारे IITs को लिखा कि वी नीड एक्सपर्ट्स। तो IIT खड़गपुर ने मेरा नाम दिया कि ये कुछ लगा है जो शायद काम आ जाएगा। देन ही कॉल्ड मी एंड देन वी मेट एंड आई स्टार्ट वर्किंग फॉर हिम। जब सक्सेस मिलना शुरू हो गई तो उन्होंने मुझे आगे रिकमेंड करना शुरू कर दिया और भी एजेंसीज। और फिर मुझे एक तरह से वो लहू लग गया टाइप कि मुझे मज़ा आने लगा। मुझे लगा यार ये चीज़ ऐसी है जहाँ शायद मेरी ज़रूरत है, और बाकी चीज़ जो मैं करता हूँ वो तो और भी लोग कर लेंगे, पर यहाँ पुलिस में स्पेशली इस तरह के लोग कम हैं जो टेक्नोलॉजी को समझें। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी उस समय चेंज हो रही थी, आप देखो हर दिन कुछ हो रहा था। जैसे आज जिस तेजी से हो रहा है उससे थोड़ा सा स्लो। 2008 में ना दुनिया में क्या हो रहा था, 2008 में के आसपास आईफोन आया, 2008 के आसपास व्हाट्सएप आया, 2008 के आसपास डार्क वेब स्टार्ट हो गया, 2008 के आसपास बिटकॉइन आया, और 2008 में 26/11 हुआ। और ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। डार्क वेव क्या करता है? डार्क वेब आपको छुपा देता है। आप इंटरनेट पर कुछ भी कर रहे हो और उस एरिया में जो डार्क वेब का एरिया है, अनियन वेबसाइट है, उसमें आप इलीगल चीज़ें करते हो एंड देन योर आइडेंटिटीज आर हिडन। तो किसी को नहीं पता कि आप कौन है। तो आप ड्रग खरीद रहे हैं, आप गन्स खरीद रहे हैं, आप कॉन्टेंट किलर हायर कर रहे हैं, आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप ऐसी हर इलीगल चीज़ कर रहे हैं जो समाज में स्वीकृत नहीं है, और आप छुपे हुए हैं। तो आप जब करेंगे ऐसी कोई सर्विस लेंगे तो आप पैसा कैसे देंगे? तो आपको एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत थी जो छुपी हुई हो, जिसमें जब आप पे करें तो आपकी पहचान किसी को ना दिखाई दे। तो बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन से जब आप पे करते हैं तो आप पूरी तरीके से छुपे होते हैं कि किसने किसको पैसा दिया नहीं पता, और आपकी पहचान छुपी। सो बिटकॉइन और इनका एक साथ आना ज़रूरी था। उसके बाद आईफोन आया कि साहब एक ऐसा डिवाइस दीजिए कि जिसमें मैं एक्सेस करूंगा, कल के दिन उसमें कोई फाइल रह गई, डेटा रह गया तो ऐसा ना पुलिस पकड़ ले और हम जेल चले जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा डिवाइस है जो कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा और सिक्योर है और ये है और हल्ला वल्ला। फिर एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए कि मान लो कॉन्टेक्ट किलर हायर कर लिया, अब बात ही करनी है तो कैसे बात करेंगे? तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप है, एंड टू एनक्रिप्टेड है, कोई स्नूप नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब व्हाट्सएप आया था सिर्फ व्हाट्सएप ही था, अब ऐसे 1000 होंगे। बिल्कुल, उस समय तो वही था। अब आप कहोगे ठीक है सर, इस वजह से चारों चीज़ें एक साथ आई और ग्रो हुई। बड़ी बात यह नहीं है कि चारों चीज़ें एक साथ आई, बड़ी बात यह है कभी किसी ने नहीं सोचा कि चारों चीज़ें की तो अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने टाइप से की हैं। भाई बिटकॉइन के पीछे कौन है? सतोशी नाकामोतो। आईफोन पता ही है लोगों को, व्हाट्सएप पता ही है लोगों को, और बिटकॉइन क्या था, आईफोन ये हो गया, और डार्क वेब। इसका मतलब ये है सर कि यदि सारी चीज़ें एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट हैं तो इसके पीछे कोई एक ही दिमाग था जो ड्राइव कर रहा था। ये चारों अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि
एक दूसरे के बिना दूसरों का सर्वाइवल नहीं है। यहाँ ये खेल देखना ज़रूरी है कि इंटरनेट पर जब हम कुछ चीज़ें ऐसे नोटिस करते हैं जो हमें डिस्क्रीट दिख रही होती हैं, एक्चुअली उसके पीछे एक ही आदमी होता है। जैसे जब व्हाट्सएप पे सवाल खड़े होने शुरू हुए कि व्हाट्सएप तो अनसेफ है और गवर्नमेंट सुन लेगी और मिस कॉल और ये सारा, तो लोगों ने तुरंत सिग्नल और टेलीग्राम पर मूव कर गए। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, मुझे बोलते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, चैनल के हेड, सिग्नल पे बात करते हैं जी, सिग्नल। पॉलिटिशियन, किसी ने 2 सेकंड गूगल करके नहीं देखा कि सिग्नल बनाया किसने। सिग्नल उसी व्यक्ति ने बनाया जिसने व्हाट्सएप बनाया, ब्रायन एक्टन, देख लीजिए, सेम फाउंडर। तो फिर क्या भाई, इस पर भरोसा नहीं है, उस पर क्या लॉजिक क्या है? फिर टेलीग्राम का बंदा अंदर हो जाता है, सीईओ, तो गवर्नमेंट को डेटा मिलना शुरू हो जाता है। लास्ट ईयर 2 साल पहले एक ऐप बनी एनम ऐप करके, ANOM, और डार्क वेब पर और सर्विस वेब पर प्रमोट हुई कि इससे ज़्यादा सिक्योर चैट ऐप तो है ही नहीं, एंड टू एनक्रिप्टेड मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी, कोई यूएस गवर्नमेंट क्या, रशियन क्या, कोई भी इसको क्रैक नहीं कर सकता, और ये है और वो है और सब। सारे क्रिमिनल एनम ऐप यूज़ करने लगे, डार्क वेब पे भी एनम ऐप यूज़र ही है, सब इंडिया में भी सब एनम यूज़ कर रहे हैं। फिर FBI ने पिछले साल 8 कंट्रीज़ में एक साथ रेड डाली और $16 बिलियन के एसेट कॉन्फिस्केट किए। लग्जरी कार, बिटकॉइंस, करेंसीज, ड्रग्स, आर्म्स एंड एमुनिशंस, घर, बहुत सारी चीज। $16 बिलियन। क्यों? क्योंकि एनम ऐप FBI ने बनाई थी। उनको डार्क वेब पे एक लड़का मिला, उसको उन्होंने कूटा, उल्टा टांगा, फिर उससे कहा तुम्हें एक डील देते हैं, छोड़ देंगे तुम्हें, ये हमारी ऐप है, इसको डार्क वेब पे प्रमोट करो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, तुम प्रमोट करोगे तो लोग यूज़ करेंगे। तो उसका जो हैंडल था, क्योंकि डार्क वेब पे तो सब छुपे रहते हैं ना, अपने एनोनिमस हैंडल से उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब वो पिछले 10-12 साल से एक्टिव था डार्क वेब पे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी और लोगों ने ट्रस्ट करके उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। चुपचाप ये 1 साल तक देखते रहे खेल, जब उनको समझ आया कि अब मौका आ गया है, धप्पा कर दिया। तो आज की डेट में साइबर स्पेस में यू कांट ट्रस्ट एनी ऐप, एंटिटी, लिंक, प्रोफाइल कि इसके पीछे एक्चुअली कौन है और उसका मकसद क्या है। पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है कि एक आम आदमी, अब चीज़ें सारी ऐप के थ्रू हो रही हैं, सब कुछ फ़ोन पे है, इंटरनेट पे है। और मैं तो एक बहुत पहले अब मूवी देखी थी, कोई वो साईफाई मूवी थी, उस समय इंटरनेट का इतना जोर नहीं था भारत में, अपने तो BSNL के डायल वाले थे, उसमें सब कुछ इंटरनेट से चल रहा है। तो आपका पावर स्टेशन उड़ा दिया गया, आपके सारे मिलिट्री बेस रोक दिए गए, सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है। तो मैं तो तभी घबरा गया था कि भाई ऐसा हुआ तो क्या हुआ। हम यहाँ तक तो अभी नहीं पहुँचे भारत में। इसके बावजूद बैंकिंग आप किसी से हो रही है। अगर मैं अपने बच्चे को फ़ोन न देना चाहूँ, आपको पता है मुंबई जब ग्रिड अटैक हुआ था जी, तो 3 दिन तक बिजली नहीं आई थी जी, और जब महाराष्ट्र साइबर ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता पड़ा कि इसके पीछे चाइनीज हैकर्स है, APT9 या कोई था। तो ये तो हुआ। यूक्रेन का जब बिजली गई जी, 2 बार ऐसा हुआ कि क्रिसमस के टाइम पर 3 दिन तक उनकी बिजली गई। अब यूक्रेन एक ऐसा देश है जो बहुत ठंडा है और वहाँ पर यदि बिजली नहीं है तो सब कुछ बंद, मतलब कमरा गर्म से लेने से लेकर जो हर चीज़ बिजली पर डिपेंडेंट है। तो ये ऐसे देश हैं जैसे फिनलैंड हुआ या यूक्रेन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है कभी। तो अचानक यदि चली गई तो ऐसा हुआ कि 1 आध लोग तो मर गए, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे कि भाई अब इसमें करना क्या है भाई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और पैनिक हो गया। वो रशियन अटैक था। और भी ऐसे बहुत सारे आज जो भी आपने फिल्म में देखे हैं वो सारे अटैक कहीं ना कहीं हो चुके हैं। सो ऐसा नहीं कि वो नहीं हो रहे हैं, इट इज हैपनिंग, रादर इट इज मच मोर कॉमन एंड वी आर प्रोटेक्टिंग इट ऑल्सो। सवाल यह है कि जब वो हीट हम तक आ जाती है, जब तक हम न्यूज़ में पढ़ते हैं ना कि डिस्प्ले रेस्ट हो गया, तो हम लोग शायद डिटेल में भी नहीं पढ़ते, ठीक है हो गया हुआ, कुछ होता हुआ। जब अपने आसपास किसी के 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख जाते हैं, तब हिलना शुरू, तब चेतना आती है कि अरे ये प्रॉब्लम है। तो ये जो मकसद है, जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ पूरी भारत में और विदेशों में, सो आई एम डूइंग इट इन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान एंड दुबई वगैरह भी। मकसद यही है, वहाँ मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ कि आप जब तक हर व्यक्ति नहीं अवेयर होगा तब तक आप साइबर क्राइम से बच नहीं सकते। हम क्या सोचते हैं कि मुझे तो पता है तो हम सेफ हैं, यही गलतफहमी है। आपकी सेफ्टी आप तक सीमित नहीं है। आप
इतने लोगों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक बैंक का सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा था यूएस में। तो बैंक ने मेरे से कहा कि साहब हम तो 75 साल पुराने हैं, हम तो कभी हैक भी नहीं हुए, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने ठीक है सर 2 दिन दे दो, यदि कुछ नहीं मिला तो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, यू आर द बेस्ट। तो उसको मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया, उसने कहा ठीक है 1-2 दिन ट्राई कर लो। 2 दिन मैंने बैंक का कोई भी एसेट स्कैन किया ही नहीं, मैं सिर्फ गूगल सर्च करता रहा कि बैंक का कोई सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी वेंडर है क्या। और मुझे एक न्यूज़ मिल गई कि बैंक ने रिसेंटली एक लीगल सर्विसेज के लिए लॉ फर्म को एंगेज किया है। अब मेरा फोकस हो गया वो लॉ फर्म। उसका ईमेल सर्वर मैंने स्कैन किया तो पता पड़ा कि वो डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है। इसका मतलब है कि मैं उसकी ईमेल से किसी को भी ईमेल भेज सकता हूँ। मैंने बैंक जो लॉ फर्म की ईमेल स्पूफ करके उसको ईमेल भेज दी सीएफओ को विद अ रिक्वेस्ट टू शेयर सम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। उसने शेयर कर दी। नेक्स्ट डे मैंने दिखा दिया, मैंने कहा ये आपके डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा आपकी सिक्योरिटी आपकी बाउंड्रीज तक नहीं होती। आप दिन में ऐसे 25 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एसी वाला है, वेंडर आ गया, सब्जी वाला, दूध वाला है, पेपर वाला, बिल भी भेज रहा है, ये भेज रहा है, उसने किसका फ़ोन से क्या आ जाएगा और आपका फ़ोन चला जाएगा आपको क्या पता। ज़रूरत सबको अवेयर करने की है। जब किसी नेता का फ़ोन हैक होता है तो नेता का फ़ोन कभी हैक नहीं होता, उसके आसपास जितने लोग होते हैं ना पहले उनका होता है और उसके थ्रू उस तक पहुंचा जाता है। सो सिक्योरिटी इज ए म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सामूहिक जिम्मेवारी है। अच्छा, ये जो डिजिटल अरेस्ट होता है, मतलब अगर बताया जाए कि कैसे होता है, आपको बड़ा सिंपल है, हम क्यों फंसेंगे इसमें? इसके बावजूद बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं, कारण क्या है? सर बड़े लोग ही फंसते हैं, कोई छोटा नहीं फंसा है। अभी डिजिटल अरेस्ट किसी ऐसे आदमी के संग हुआ है जो मेरे 20,000 रुपए चले गए डिजिटल अरेस्ट, ऐसा कोई केस सुना आपने? नहीं, मेरा तात्पर्य था कि जैसे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार आदमी हूं, तो मैं तो जानता हूं कि मैं तेरे चक्कर में नहीं फंसूंगा, लेकिन मैं ही फंस गया। मतलब मैं से मेरा मतलब कि मेरे जैसे लोग फंस गए। मैं ही फंसने वाली बात ही नहीं है। हाँ, चूंकि आप समझदार हो आप फंसोगे। ओके, इसमें मैं ही वाली बात नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप समझदार हो तो आपको कोई एज है, ना 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 ना, वो आपके लिए निगेटिव है। बिकॉज आप अपने आप को समझदार समझ रहे हो, यही तो प्रॉब्लम आ गई। आपको पहले अपने आप को थोड़ा बेवकूफ समझना पड़ेगा। मैं बार बार वही कंटेंट कर रहा हूँ कि जो बच्चे हैक क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को समझदार नहीं समझ रहे हैं। जैसे हम समझदार समझ के चीजें हैंडल करने लगते हैं ना, हम कुछ चीजें मिस कर जाते हैं लाइफ में। जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए उठा के देख लीजिए, सबके हाथ में आईफोन था, सबके हाथ। कोई भी ऐसा नहीं है जो 50 लाख 40 लाख से छोटा केस हो। मतलब मिनिमम इतना गया है, मतलब जितना अकाउंट में था सब निकला। तो इससे 3 चीजें प्रूफ होती हैं। पहला, क्रिमिनल को ये पता था कि इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कम से कम, वो इतना टाइम वेस्ट करेगा क्यों। दूसरा, वो व्यक्ति इतना समझदार था जिसने इतना मेहनत से पैसा कमाया है, तो उसको सारी लेन देन प्रकरण सारे पता है, फाइनेंशियल प्रोसेस पता है, उसको ऐसा ना पता है कि ये चीज़ ऐसे होती है। और तीसरा, कई सारे तो ऐसे लोग थे सर जो लॉयर हैं, जो सिस्टम का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सालों सर्विसेज की हैं गवर्नमेंट में, बैंक ऑफिसर्स हैं, उनको उनके संग डिजिटल अरेस्ट हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि अब ये वाली बात हम नहीं कह सकते कि उनके साथ भी हुआ, ना ना ना, उनके साथ भी हुआ वाली बात। मेरे पास मेरे पास 150 करोड़ का तो मेरे पास कंप्लेंट पड़ी है जिनके संग डिजिटल अरेस्ट हुआ। सोचिए, तो ये इतना विरोधाभासी है। हमें पहले लोग बोलते थे ना, और कई बार लोग जब अवेयरनेस के बारे में बोलते हैं ना, तो बिना ग्राउंड पर चेक किए बोल देते हैं। जैसे 2-4 चीज़ों ऐसी हैं जिनसे मैं थोड़ा एग्री नहीं करता। लोग बोलते हैं कि साइबर क्राइम तो उन लोगों के संग होता है जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको पता नहीं टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब फ़ोन आ गया है, अब सरकार ने सबके हाथ में फ़ोन दे दिया है, अब सब यूपीआई यूज़ कर रहे हैं और बताया कुछ है नहीं तो लुटेंगे। ऐसा नहीं होता सर, एक भी गरीब आदमी नहीं लुटा है। बात है। कोई सब्जी वो ज़्यादा जानता है, उसको आप करके देखो एक फ्रॉड यूपीआई, पकड़ लेगा आपको। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लुट रहे हैं, तो ये बात ही गलत हो गई। वो तो बिंदास चौड़े में ले रहा है पैसे और कह रहा है आप दो यूपीआई से, देखता हूं कैसे लुटता हूं। गलती वो लोग कर रहे हैं जो ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस समझते हैं, ज्ञानवान है और उनको पता है कि हमें तो सब पता है, वो गलतियां करते हैं। सच बता रहा हूं। दूसरा, 2-3 चीजें मैं कंट्रेट करूंगा। जब लोग कहते हैं ना कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाइए, 15 मिनट ज्ञान देंगे कि पासवर्ड ऐसे @ भी होना चाहिए और वैसा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए, 8 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर, और उसको 15 मिनट की क्लास ले लेंगे लोगों की कि पासवर्ड कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। मैं बना लो कॉम्प्लेक्स। तो मैं क्या लगता है कि क्रिमिनल जब बैठा होगा और उसको नवीन चौधरी जी का पासवर्ड हैक, ईमेल हैक करना है, तो सोचेगा
कि नवीन का पासवर्ड naveen@123 होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे इतना तो सिंपल नहीं हो सकता, उस शक्ल से अक्लमंद लगते हैं। उनका होगा naveen@date-of-birth। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होगा। अंडरस्कोर 14, ऐसा सोचेगा क्या वो? ऐसा कुछ नहीं सोचता वो, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है, ही इज टू बिजी गाय। उसके पास बड़ा टारगेटेड अटैक होते हैं, उसके पास ऑलरेडी आपका पासवर्ड होता है, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उसके पास सामने पासवर्ड है। आज तक किसी भी साइबर क्राइम में किसी विक्टिम से क्रिमिनल ने पासवर्ड नहीं मांगा। मांगा क्या? उठा के देख लो कंप्लेंट। न्यूज़ तो अब तो सबसे ज़्यादा मीडिया में रहते हैं। कभी किसी क्रिमिनल से ऐसा हुआ हो कि यार जरा अपना बैंक का पासवर्ड होता ना, हाँ लिखो ये है, अरे इसमें @ कैपिटल है कि स्मॉल है, मुझे उसके पहले वाला लेटर आपको वाईफाई का पासवर्ड ही पूछना हो तो 5 मिनट लग जाएगा। क्रिमिनल के पास इतना टाइम थोड़े ना, वो सिर्फ आपका OTP लेना चाहता है, पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। अब सवाल यह है कि पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता कैसे? क्योंकि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग रहते हैं, एक जिनको पता है कि अमित दुबे को उनका पासवर्ड पता है, और दूसरे जिनको पता है कि अमित दुबे को उनका पासवर्ड नहीं पता है। पॉइंट ये कि सर सबके पासवर्ड बाहर लीक्ड है। एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, HAVEIBBENPWND.com, उस पर जाइए, अपना ईमेल ID डालिए और वो आपको बता देगा कि आप कितनी बार हैक हो चुके हैं, आपका पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ आपकी बाकी डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह। तो जब ये डिटेल्स कोई भी देख सकता है तो क्रिमिनल तक तो पहुंच ही जाएगी ना, वो तो पूरा रेखी करके बैठा हुआ है। तो ये सारे टारगेटेड अटैक होते हैं। इसलिए मैं बार बार ये जो मिथ तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाइए, क्या हो जाएगा जब उसके पास पासवर्ड निकल के ही पहुंचना। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीजिए। सिर्फ पासवर्ड की वजह से आपको कोई अकाउंट लॉगिन नहीं होना चाहिए, आपको एक और फैक्टर होना चाहिए, विच कैन बी OTP, विच कैन बी मोबाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बट जब तक 2 फैक्टर नहीं है तो आप मान के चलें कि आप हैक हैं। और एक तीसरी चीज जो मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि OTP, डोंट शेयर योर OTP, डोंट शेयर योर OTP, चिल्ला चिल्ला के कानों में भर दिया लोगों के। आज तक कभी हुआ किसी ने OTP शेयर किया हो? ऐसा होता है कि नवीन जी अपना बैंक का OTP दीजिए, हाँ लिखिए ना, ये होता है। ऐसा हो सकता है क्या? यही मैं जानना चाह रहा था कि जब OTP 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ने कर दिया, OTP है, तो ये OTP गया कैसे उसके पास? तो सबसे पहले तो जो तरीके से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, उस तरीके पे गौर करो। भाई हम अवेयरनेस क्या फैला रहे हैं? डोंट शेयर OTP। हाँ भाई किसी ने कभी ऐसे OTP दिया क्या कि मुझे अपने बैंक का OTP देना, हाँ हाँ लिखिए? ऐसा हो सकता है क्या? मतलब हम सामने वाले को इतना डम समझ रहे हैं कि वो तो ऐसे OTP दे देता है। दे सकता है क्या कोई? इतना तो नहीं है, नहीं देता। हाँ मतलब करोड़ों फरोड़ों में एक आध मैं भले ही मान लूं, पर द वे वी आर स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस की हर 10वां आदमी दे रहा होगा, ऐसे तो नहीं होता। OTP लिया जाता है, OTP कभी कोई नहीं देता। और वो लिया कैसे जाता है, जब तक वो आर्ट आप जनता को नहीं बताएंगे वो OTP जाता रहेगा। मैं आपको 12 तरीके बताऊंगा कि बिना आपका फोन टच किए कैसे कोई आपका OTP निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा जी। और जैसे आप वो तरीके समझ जाएंगे तब आप शायद बच पाए। बाकी मैं आपको कितना भी चिल्लाता रहूं कि नवीन जी डोंट शेयर OTP, जब तक तरीके नहीं पता हैं वो तो हो ही जाएगी गलती आपसे। सो ये जो 3 मेजर अवेयरनेस कैंपेन में चलते हैं कि ये मैंने तीनों ही काट दी, कॉम्प्लेक्स कर दो पासवर्ड, उससे क्या हो जाएगा यार जब जाना ही है उसको। तो दूसरा OTP मत दीजिए। अरे OTP के तरीके कैसे जाता है पहले बताइए ना, ये लिख के क्या हो जाएगा कि डोंट शेयर OTP। सो बिकॉज जिन लोगों ने कैंपेन रन की, जो लोग चलाते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी पुलिस वाले से पूछना वो बताएगा ढंग से कि सर कहानी तो ये है। आप ऑफिस में बैठ कर कैंपेन बनाएंगे और फिर सोचते रहेंगे कि इससे लोग बच जाएंगे, तो वो नहीं। तो किसी किस्से के साथ अगर आप ये बताएं OTP चोरी का कोई किस्सा इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारे हैं सर। एक किस्सा, मेरे एक दोस्त है जो US से आया था, और मैं इसलिए सारे बिल्कुल नाम ले लेके बताता हूँ चीजें ताकि लोगों को लगे कि भाई वही कंट्राडिक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ आदमी है और जानता नहीं है, ऐसा वाला कोई मामला नहीं, ऐसा कोई केस मेरे तक नहीं है। मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, रादर जो लोग वेल एजुकेटेड नहीं है वो ज्यादा स्मार्ट है। दे आर मोर कॉन्शियस, दे आर मोर अवेयर इन द सेंस कि यार उनके संग कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो ये इंडिया आए हुए थे और अपनी माता जी को कुछ तीर्थाटन करा रहे थे, लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट ले रहे थे, तो एयरपोर्ट पर थे और उनकी अगली फ्लाइट के बीच में काफ़ी टाइम था। तो दिल्ली उतर के उनको 10-12 घंटे का टाइम था। तो उनको लगा कि माता जी थक गई हैं तो एक होटल वहीं एयरपोर्ट के आसपास ले लेते हैं, उसको
4-5 घंटे में रेस्ट करके फिर निकल लेंगे। तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया, लेमन ट्री होटल मिल गया उनको एयरपोर्ट के आसपास। उसके बाद उन्होंने उस पर जो नंबर आ रहा था वो कॉल कर दिया, उठाया था, उसने कहा यार मुझे बुक करना है। बोले हो जाएगा। बोले पर मुझे 4-5 घंटे के लिए चाहिए तो कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। बोले हाँ डिस्काउंट बात कर लेते हैं। तो उसने बातचीत करके कहा कि 1800 रुपये में आपको 4 घंटे के लिए दे दूँगा। बोले वेरी गुड, कर दो बुक। बोले अपने कार्ड की डिटेल बताइए। बोले ऐसे कैसे बता दें? अरे बोले बिना OTP बताए पैसा थोड़ा निकाल लूँगा मैं। ये बात तो लॉजिकल कर रहा है। कार्ड की डिटेल दे दी, उसने भरे। उसने साहब 1800 रुपये ट्रांसफ़र किए, OTP आया होगा भेज दो। तो उन्होंने देखा 1800 का OTP था, बता दिया। उसने डाला 1800, चले गए। अब वो कह रहा कि रिसिप्ट दे दो मुझे, जो बुकिंग रिसिप्ट है। बोले सर मुझे पैसे आए नहीं अभी तक। बोले अरे पर मैं तो निकल गए। बोले नहीं मुझे नहीं आए। अरे बोले निकल गए। अरे बोले नहीं आए। अरे बोले तो मेरी तो फ्लाइट अभी बोर्ड होने वाली है। बोले साहब एक काम करो, आपको जो ट्रांजिशन अलर्ट आया होगा ना उसका स्क्रीनशॉट भेज। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। उसने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। इस प्रोसेस में उसने आपके दिमाग में डाल दिया कि स्क्रीनशॉट भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट भेजा जा सकता है, भेज दिया। अब उसने देखा, उसने कहा अरे सर यू आर राइट, पैसे तो निकले आपके, तो फिर मुझे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे? कुछ तो गड़बड़ है। आप एक काम करो, 1 रुपये और ट्रांसफर करते हैं। बोले क्यों? बोले सर कई बार वो क्यू में फंस जाता है पैसा, जो अलर्ट है ना, जब 1 रुपये वाला जाएगा तो पिछला वाला भी अलर्ट आ जाएगा, तो क्लोज हो जाएगा। अब बोले मेरी बोर्डिंग अनाउंस हो रही है और मैं पैसे प्रेशर में, और माता जी था कि मैंने कहा ठीक है यार 1 रुपये और कर लेते हैं, ऐसा क्या है। 1 रुपये ट्रांसफर का डिटेल भरा। बोला वो सर OTP आया होगा, दे दो 1 रुपये का। इनने देखा तो वो 18,000 का OTP था। बोले यार ये तो 18,000 का OTP। अरे नहीं सर 1 रुपये ट्रांसफर किया। अरे 18,000 का OTP। अरे सर 1 रुपये। अरे 18,000 का। अरे 1 रुपये। अरे स्क्रीनशॉट भेजो ना सर, मैं भी देखता हूँ। सर स्क्रीनशॉट भेज दिया। और जैसे ही भेजा उसके दाम में लगा यार इस बार तो स्क्रीनशॉट में OTP है। क्योंकि पिछली बार में उसने आपके दिमाग में सीड इन कर दिया कि स्क्रीनशॉट भेजने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बार जैसे ही भेजा बोले ओ ये क्या कर दिया, ये तो OTP था। उसने डाला टक से 8,000 के, और जैसे ही गए उसको बोले मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा कट गया। OTP ऐसे जाता है सर। एक कॉल मर्जिंग टेक्निक की भी आप बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है सर, जैसे आप हमारे मित्र हैं जी, आपको एक कॉल आ जाएगा कि नवीन जी अमित जी ने आपका नंबर दिया है, हाँ, और आप बातचीत शुरू कर देंगे, भाई क्रेडिबल नाम लिया जा रहा है। 20 सेकंड के बाद वो बोलेगा नवीन जी हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं और साहित्यकार इनवाइटेड हैं, और हम चाहते हैं कि आप और अमित मिलकर एक फायर साइड चैट कर दें। तो आपने हाँ ठीक है हो जाएगा। इतने में वो कहेगा नवीन जी अमित जी इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए, हमने चूंकि उनको ही बुलाया तो हम तीनों डिस्कस कर लेते हैं और मैटर यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि इवेंट अभी 3 दिन बाद ही है। तो आपको एक और कॉल आ रहा होगा, आप ऑलरेडी एक कॉल पर हैं, एक और कॉल आ रहा है, आप उसको देखोगे कि अरे यार ये अमित का नंबर नहीं है। हाँ। तो वो कहेगा अरे ये उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते हैं बात। थोड़ा सा प्रेशर बनाया उसने। अब नवीन जी को लगा कि यार अमित का VIP नंबर मेरे पास क्यों नहीं है। मतलब मैं इतना क्लोज नहीं, थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता आदमी। अब प्रेशर में आके वैसे वो मर्ज कर देता है। हाँ। जैसे ही मर्ज करोगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। पर कैसे? या आपका WhatsApp हैक हो जाएगा, या आपका Gmail या Facebook के हैक हो जाएगा। अब निकले क्यों? आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। पहले जो SMS पे आते थे, नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि वो कॉल पे आ जाए। हाँ। इस पूरे प्रकरण का मेरे से कोई लेना देना था ही नहीं, मेरा नाम यूज किया गया था सिर्फ भरोसा बनाने के लिए। क्रिमिनल आपके संग कॉल पे था, क्रिमिनल ने कहा कि अमित जी का कॉल आ रहा है, वो आपके OTP का कॉल था। आपने जैसे ही वो कॉल मर्ज किया, वो OTP सुनाई दिया और क्रिमिनल ने सुन दिया, क्योंकि आप वो भी कॉल पे है। ही वॉज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बूम निकल गया। आपको इंस्टेंटली रियलाइज हो जाएगा कि अरे ये तो OTP, पर आप कर क्या लोगे? आप अब तो चला गया। हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि तुरंत रोक लें उसको, रोक नहीं सकते। तो ये होती है कॉल मर्जिंग टेक्निक। इसमें लोगों के WhatsApp भी हैक हुए, Gmail भी हैक हुए, बैंक से पैसे भी निकले। तीसरी टेक्निक होती है सर कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें आपके फ़ोन से कोड डायल कराया जाता है। वो कोड आप खुद भी डायल करोगे या कुछ मैं कहानी ऐसी कर दूंगा कि वो डायल हो जाएगा। जैसे कि दिवाली के पहले कई सारे डॉक्टर्स के WhatsApp हैक हुए गुड़गांव में। तो मुझे ऑलमोस्ट हर एक हॉस्पिटल से कॉल आए, 40-50 डॉक्टर्स के एक ही दिन, सब आए जा रहे, सब मेरा भी है, मेरा भी है। टेक्निक क्या थी कि उनको कॉल आया कि साहब हम फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं और एक गिफ्ट भेजना है आपको। अब उनको गिफ्ट आते रहता है, हाँ भेज दीजिए। नहीं सर इस बार कुछ चांदी वांदी है तो उसके लिए परमिशन चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं।
बोले हाँ ठीक है, परमिशन दे दी। बोले नहीं ऐसे तो सर किसी की परमिशन हम रिकॉर्ड करके तो किसी को भी भेज देंगे। आप सर्वर से एक रिक्वेस्ट आएगी आपको, उस पर कोड होगा, वो डायल करना तो सर्वर पे आपका परमिशन रिकॉर्डेड हो जाएगा। बोले हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया, उसमें एक कोड था *62* मोबाइल नंबर हैश, उन्होंने डायल कर दिया। जैसे ही डायल किया उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। अब एक बार आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फिर आपके नेटवर्क के सारे लोगों को मैसेज भेज के पैसे मांगे जाते हैं, या फिर उनको हैक किया जाता है। अब ऐसे में ये हुआ कैसे? ये जो कोड है जिसको डायल करने से आपके कॉल कंडीशनली सामने वाले को फॉरवर्ड होने लगता है। *401* मोबाइल नंबर है, *21* मोबाइल नंबर है, *62* मोबाइल नंबर है। ये वोडाफोन, एयरटेल और BSNL, रिलायंस जियो के मैं कोड बता रहा हूँ। ये कोड आपको मिल जाएंगे। अब लोगों को पता नहीं कि ऐसा कोई कोड होता है। आप जैसी कॉल डायल करोगे आपकी कॉल्स कंडीशनली उसको फॉरवर्ड होने लगी। कंडीशन फॉरवर्डिंग का मतलब है कि आप बिजी हो और उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको जाएगा। अब आप ओटी में है या फ्लाइट में है या बेसमेंट में है, आपको किसी दूसरे कॉल पर बिजी कर लेगा, फिर OTP मंगाएगा और कॉल पर, और वो OTP उसको चला जाएगा, वो अप्लाई करेगा और हैक कर लेगा। तो इस तरीके से भी लोग हैक होते हैं। आप देख रहे हो इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपसे कहा और आपने दिया। इसमें पीछे कहानी है, और जब तक वो कहानी नहीं बताओगे कि भाई कॉल मर्जिंग है, कि कॉल फॉरवर्डिंग है, कि वॉइस मेलिंग है, कि eSIM है, कि गूगल मीट के थ्रू गया है, ऐसे 12 तरीके हैं, तब तक सामने वाले को कैसे पता पड़ेगा कि यार जाता कैसे? आपका फोन यहाँ पड़ा हुआ है और आप वॉशरूम चले गए, OTP आता है तो ऊपर फ्लैश करता है, मैंने तुरंत व्हाट्सएप का OTP मंगाया, आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया, चुपचाप निकल गया। कर ही सकता हूँ ना। तो अब आप थोड़ा स्मार्ट है, आपने सेटिंग्स पे जाके चेंज कर लिया कि भाई लॉक मोड में मेरा SMS फ्लैश नहीं होना चाहिए OTP, ठीक है, और आप फ़ोन छोड़ के चले गए। तो क्रिमिनल कॉल पे OTP मंगाएगा, वो तो लॉक मोड में भी उठ जाएगा फ़ोन और OTP सुन लेगा। तो अब क्या करें? फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। फ़ोन को आप ऐसा समझिए कि आपका वॉलेट है, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो? तो मैं तरीके तो बताता जाऊंगा, पर जब तक आपके दिमाग में ये चीज नहीं बिठा पाऊं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज योर फोन। अब फोन सिर्फ बातचीत करने का माध्यम नहीं है एक्चुअली, सारी चीजें हम उसी पे और ये बैंक भी नहीं है एक्चुअली, आपकी कुंडली, आपका चरित्र है। यदि किसी का फोन चोरी होता है तो उसको पैसे से ज्यादा बहुत सारी टेंशन हो जाती है। और जिन लोगों के व्हाट्सएप हैक हुए, घबराहट उनको एक हफ्ते तक ऐसी रही, सर क्या मेरी पुरानी व्हाट्सएप चैट भी निकल जाएगी सर। ऐसे थे सारे लोग। हाँ, मुझे कई बार लगता है कि अगर मैं मरने वाला हूं तो एक दिन पहले पता लग जाए, मैं फोन फॉर्मेट कर दूं। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। आई कैन स्टार्ट अ सर्विस कि आप इस प्रोएक्टिवली सर्विस मेरे से ले सकते हैं कि जिस दिन आप मरेंगे मैं आपका फोन फॉर्मेट कर दूंगा और पैसा आप एडवांस से देके जाइए। उसके बाद में कैसे करूंगा? अच्छा, एक ट्रिकी सिचुएशन है। एक तो आपने ये कहा कि पैसा फंसा, कैसे बच सकते हैं या चला ही गया पैसा, जैसे कॉल मर्जिंग या किसी भी तरीके से, इसके ऊपर मैं आऊँगा। उससे पहले 1-2 घटनाएं मेरे साथ हुई। फेक प्रोफाइल फेसबुक पे बनाया गया और बाकायदा वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग बनाते हैं आपकी तस्वीरें उठा के, और चूंकि मैं राइटर हूँ, पब्लिक प्रोफाइल है, मैं उसको प्राइवेट नहीं कर सकता, मुझे अपने इवेंट्स को प्रमोट करना होता है। तो मेरे को एक बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी 3-4 बार प्रोफाइल बनी जिससे पैसे मांगे गए। ये हमेशा तब बनी जबकि मेरा कोई इवेंट चल रहा होता था और पैसे उस बीच में मांगे जाते थे, क्योंकि उस पीरियड में फ़ोन ऑफ कर रखूंगा या साइलेंट कर दूंगा तो पता नहीं चलेगा। तो मैं इस बात को तो समझ रहा हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई है, मेरे फेसबुक से ही गई है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं पोस्ट नहीं करूँ? नहीं, मैं 2 सेटिंग बताऊंगा, और जिंदगी में कोई आपका प्रोफाइल क्लोन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। थोड़ा लॉजिकली बताऊंगा। देखिए, सोल्यूशन सारे प्रॉब्लम थोड़े सिंपल से हैं। कोई आपका फेसबुक क्लोन करता क्यों है? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। वो कैसे जानता है कि आपके दोस्त कौन है? क्योंकि आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट पब्लिक कर रखी है। आपकी फ्रेंड लिस्ट मैं भी देख सकता हूँ, ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, जबकि ये दोस्त नहीं है आपके, बट दे कैन स्टिल सी बिकॉज इट इज पब्लिक। यदि मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट देख पा रहा हूँ तो मुझे लालच आएगा ना कि मैं इनका प्रोफाइल पिक्चर लेकर क्लोन करके नया फेसबुक बनाता हूँ, इन दोस्तों को भेजता हूँ। वो तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे कि नवीन जी के 5000 दोस्त हो गए तो नया प्रोफाइल बना लिया कुछ दिमाग में लगा के। आपने क्या करना है, आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर देनी जी, कि मेरी फ्रेंड लिस्ट सिर्फ मुझे दिखाई दे। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे प्राइवेसी के अंदर तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि मेरी फ्रेंड लिस्ट सारी दुनिया देख ले, मेरी फ्रेंड लिस्ट सिर्फ दोस्त देखें,
मेरी फ्रेंड लिस्ट इन कमीने दोस्तों के अलावा सब देख लें, या मेरी फ्रेंड लिस्ट सिर्फ मैं देखूं, तो आपने वो चौथा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना कि सिर्फ मैं देखूं, आपको किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो काफी हद तक आप बच गए, क्योंकि अब आपके फ्रेंड लिस्ट दिखेंगे नहीं तो वो क्यों क्लोन करेगा। दूसरा जो तरीका है जिससे वो आपके दोस्तों तक पहुंच सकता है वो है आपकी पब्लिक पोस्ट। जो आप पब्लिक पोस्ट करते हो उस पर जो कमेंट कर रहा है या जो लाइक कर रहा है वो आपका दोस्त ही है। अब आप दो चीजें कर सकते हो कि आप अपनी पोस्ट की विजिबिलिटी सिर्फ दोस्तों तक रखें। यदि आप सिर्फ दोस्तों तक रखेंगे तो कोई बाहर वाला क्रिमिनल उसको देखकर ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि आपको लाइक कमेंट किसने किया। लेकिन अब समस्या आती है कि आप तो पब्लिक प्रोफाइल है, तो आपको पब्लिक ऐसे लोगों तक भी पहुंचना है जो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। तो उसके लिए आप पेज बनाएं। वो प्रोफाइल के थ्रू आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक्चुअली दोनों चीजें अलग अलग पर्पस के लिए। फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल का पर्पस अलग है। फेसबुक प्रोफाइल इज मोस्टली टू नेटवर्क अ क्लोज लूप पीपल, जो आपके दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं या कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए उसमें एक लिमिट भी है कि भाई इतने 5,000 तक ही तो होंगे, क्योंकि 5,000 फॉलोअर लेगा कोई बहुत बड़ा तीर तो आप मान ही लेंगे कि आपने अननोन लोगों को जोड़ भी लिया तो उससे क्या होने वाला है। तो उससे बियॉन्ड जाने के लिए आपको पेज चाहिए। पेज पर आप कोई ऐसी पर्सनल चीजें शेयर करते नहीं। आप पेज पर तो कोई भी लाइक कर रहा है तो आपका दोस्त है नहीं है। नहीं, पर एक नई जो समस्या है, फेसबुक ने क्या किया, प्रोफाइल में फॉलोअर का ऑप्शन दिया है। पेज पे उसने रीच खत्म कर दी एडवर्टाइजिंग की वजह से। तो मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग, इवन आपको भी वो समस्या आती होगी कि प्रोफाइल पर मेरे 15-20 हज़ार फॉलोअर हो गए, तो मैं उनको इग्नोर करता हूँ, जैसे ही मैं फॉर फ्रेंड्स कर देता हूँ। तो ये इस तरह की समस्याएं प्रैक्टिकल आ रही हैं। मेरे ख्याल से वो पेज के थ्रू ही मैनेज होना चाहिए इवेंचुअली, बिकॉज या फिर आप फ्रेंड लिस्ट तो पब्लिक प्राइवेट कर ही लेते हैं, वो तो मतलब होता ही नहीं है। लेकिन अब ओनली ऑप्शन बच रहा है कि जो लोग लाइक कर रहे थे वो बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे होंगे ना, तो भी आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कम लाइक होते ना तो फिर आसान होता है उसको कि यार 20 ही तो फ्रेंड है। पर यदि 2,000 लाइक हो रहे होंगे तो दिक्कत होती है। तो कहाँ किसको फ्रेंड मानेगा, किसको फॉलोअर मानेगा। तो आप फिल्टर कर सकते, मुश्किल होगा। हालांकि मैंने प्राइवेट किया था, उसके कारण मेरा दूसरा था। जब मेरे कई ऐसे कमीने दोस्त थे, वो देखते थे कि लड़कियां कौन कौन सी है इसके रजिस्टर सुंदर, और उनको जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर मैसेज भी करते थे कि मैं नवीन का दोस्त हूँ। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट भेजो, वहां तक ठीक है, मेरे से दोस्ती बता गए, मेरे कंधे पे क्यों बंदूक चला रहा है। तो मैंने इस चक्कर में प्राइवेट किया, बाद में ये लोग और आ गए। जी दूसरा सर, तो ये तो हुआ फेसबुक। जी एक और सेटिंग है जो व्हाट्सएप के लिए बहुत जरूरी है। आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है, आपका है। आप 10 लोगों से पूछिए तो 8 का नहीं होगा। और यदि आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो हैक है, तो आज नहीं तो कल निकल जाएगा आपके यहाँ से। तो क्या करना है, सेटिंग्स में जाए व्हाट्सएप के, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स करके, सबसे पहला ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे तो तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो तो मुझे पता है। वो कोई दूसरा नंबर होना चाहिए, और इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा, वो भी दे दीजिए ताकि कभी आप ये कोड भूल जाएं तो रिकवर कर सकें। अब यदि ये 6 डिजिट का कोड आपने किसी को भी नहीं बताया, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर, दोस्त को, तो आपका व्हाट्सएप पूरी तरह सेफ है। मतलब आपका ओटीपी भी चोरी हो जाएगा तब भी आपका व्हाट्सएप कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपका फोन भी चोरी हो जाएगा तब भी नहीं कर पाएगा। यू आर एक्सट्रीमली सेफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे लोग कर लें, क्योंकि यदि व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है और जिस दिन व्हाट्सएप हैक होता है वो तो हो ही जाएगा, अदरवाइज फिर सर किसी तरह फ़ोन फॉर्मेट करा दो रिमोटली, सर फिर ये कर दो। मतलब फिर ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती है। एंड ये रिक्वेस्ट आती किससे? बड़े बड़े बिजनेसमैन, CEO, CXOs, पॉलिटिशियन, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ही उनकी है जो ज़्यादा पढ़े लिखे, क्योंकि वो उस रिस्क को इग्नोर कर देते हैं एंड देन दे शेयर मेनी सच थिंग थ्रू फोन व्हिच बिकम्स डेंजरस टू देम। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि साइबर क्राइम की जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, मैं आपको दर्शकों को सलाह दूंगा, किताब आप इसलिए पढ़ें क्योंकि पहली किताब अदृश्य जाल उन्होंने लिखी थी, वो बच्चों को अवेयर करने के लिए लिखी गई थी। उसमें कई घटनाएं, अब वो घटनाएं पुरानी हो गई हैं, हम सब उसके बारे में जानते हैं। नई जो किताब है साइबर क्राइम पर, जब अमित जी की आप वो किताब पढ़ते हैं तो आप हैरान होते हैं कि अच्छा ऐसे भी होता है। जैसे उसमें एक घटना थी कि घर रेंट पे वीडियो कॉल पे दिखाया गया और उसके साथ चोरी हो गई।
मतलब पूरा धोखा उसमें हो गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं उसमें हैं। उस अवेयरनेस के लिए आप देखिए तो नई नई घटनाएं होती हैं। तो हमें जो नई चीज़ें हो रही, एक कुछ दिनों से मेरे साथ एक और चीज़ हो रही है जो औरों के साथ भी हो रही होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर हैकिंग करने वाले जमताड़ा, भरतपुर, मेवात, नूह, इन जगहों से आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो 5वीं पास भी नहीं है, और ये लोग एक्सपर्ट हैं। ये लोग आपसे बात करते हैं, आपको पता होता है हैकर है, आप चक्कर में ये भी मैं मिथ थोड़ा सा तोड़ दूं जी। वो लोग कई इंजीनियर भी हैं। हाँ, उनमें कुछ होंगे जो ऑब्वियसली उनको एक तरकीब तो बताते ही होंगे। बता रहा हूँ, कई इंजीनियर अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम तो अरेस्ट किए हुए। हाँ। तो इसलिए ये नहीं, जहां से संगठित चल रहा है, हाँ, वो लोग उनको रन कर रहे हैं। अच्छी बात है कि उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। मतलब 5वीं पास लोग भी उतने ही एफिशिएंट है, रादर बेटर है देन एनी, क्योंकि बातों में आपको उलझाते हैं बहुत बड़े। तो एक 2-3 कुछ दिनों से घटना क्या हो रही है कि एक वीडियो कॉल आता है मुझे व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से, और मुझे लगता ही है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए, मुझे ये अंदाजा था कि मैं क्लोन, जो आपने कहा समझदारी में आप बढ़ते, मुझे अंदाजा था कि क्लोन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ देखने के लिए कि क्या होता है। क्योंकि कई बार मुझे वैसे फ़ोन आ जाते हैं किसी इसके, वो आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि वो मुझसे बात करना चाह रहा है, वो अरे रमेश है क्या, रमेश है क्या, 4 बार करेगा। तो मैं वैसा ही देखने के लिए मैंने किया, लेकिन उठाने से पहले मैंने माइक और कैमरा दोनों ऑफ कर दिया। उधर से ऐसे ही किसी झोपड़ी में बैठे आदमी ने फ़ोन उठाया है। इंटरेस्टिंगली वो बोल कुछ नहीं रहा। ये एक बड़ा कॉमन पैटर्न था। रॉन्ग नंबर में वो कम से कम पूछ लेता है कि रमेश है क्या, रहा भाई साहब उनका ही नंबर है, तुम कहाँ से बोल रहे हो। ये आदमी बोल ही नहीं रहा, मैं भी नहीं बोल रहा, और 2-2, 3-3, 4 मिनट तक फ़ोन चालू रहता है और वो देख रहा होता है उस फ़ोन को। और मैं समझ नहीं पाया कि ये अगेन किसी की बेवकूफ़ी है या ये एक्चुअली वेट कर रहा है कि मैं कैमरा ऑन करूँ और ऑन हूँ। मैं नहीं जानता। कर लेते कैमरा ऑन सर, ऐसे क्या इतना भी क्या नहीं सर, बेरोजगार देखा को मैं। देखिए सर, जो आमतौर पर पहले होता था जी, क्योंकि होता क्या है कि यदि वो कैमरा ऑन कर लेते तो एक और कैमरा ऑन करते, फिर एक कैमरा रखो ऐसा सामने और फिर वो कैमरा ऑन करो एंड मेक ए स्टोरी। तो जो भी हो रहा होगा वो दुनिया को पता पड़ेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। माय पॉइंट इज दैट एक पत्रकार था, उसने जो उसको डिस्ट्रेस करना चाहता था उसी को लूट लिया। मतलब पूरी स्टोरी इस तरह की रिकॉर्ड हुई ना प्रॉपर। दैट इज ऑल्सो वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट एंड मेकिंग पीपल अवेयर। तो चूंकि आपको कॉल आ ही गया था और बंदा 4 मिनट तक एंगेज था ही, और वो एंगेज हो सकता था। क्योंकि मेरे से क्या होता है सर, जब मुझे डिस्ट्रेस से कॉल आते ना, और मैं कितना भी एक्टिंग करूं वो समझ जाता है कि बहुत तेज। हाँ, करेक्ट। अच्छा हमारा कुरियर, हाँ मेरा ही है, मैं ऐसे बोलता हूँ मेरा ही कुरियर है, जैसे मैं कहता मेरा कुरियर। देखो नेचुरल रिएक्शन कभी ऐसा नहीं होगा। तो मैं कितना भी कोशिश करूं कि मुझे लूट लो, वो गिव अप कर देता है। मैं सोचिए कभी वीडियो बना लूं। पहले क्या होता था सर, सेक्सटॉर्शन होता था। हाँ, कि आपको अचानक एक वीडियो कॉल आता था और जैसे आप उठा लेंगे, नॉर्मली तो ये भी हो सकता है कि आपको प्रोफाइल पिक्चर में कोई नॉन व्यक्ति का पिक्चर दिखे या कोई लड़की का दिखेगा, खूबसूरत सी लड़की होगी। आप जैसे उठा लोगे उसको, सामने एक कन्या कपड़े वपड़े उतारती हुई दिखाई देगी और उसके बाद वो आपको बातचीत में उलझाने की कोशिश करेगी। आपने 20 सेकंड 10 सेकंड उसको देख लिया, सर वैसे चौंक के, यार ये क्या है, बड़ा अजीब सा लगेगा, पहली बार हो रहा है। वो उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके 20 सेकंड का रख लेगी और उसके बाद वो 20 सेकंड को रिपीट मोड में डाल के 1.5-2 मिनट का वीडियो बना लिया जाएगा। जब आप कॉल काट दोगे 20 सेकंड बाद घबरा के, यार ये क्या है, फिर वो आपको वीडियो भेजेगी कि ये वीडियो अच्छा बन गया है, इसको जरा आपके दोस्तों को भेज दें या आपके सोशल मीडिया पर डाल देता। अब यदि ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा IAS है, IPS है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट सर्विस में है, पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, लेखक है, तो डर ही जाएगा, यार मेरी तो रेपुटेशन ही सब कुछ। ये कल के दिन लोग, तो वो पैसे देना शुरू कर देता था और वो पैसे देने का खेल रुकता नहीं था। फिर तो वो डर के बाद तो और डर बढ़ता है। तो जब भी मेरे पास आते थे केस, तो जब तक लोग पैसे दे चुके होते थे, मैं कहता पैसे क्यों दिए भाई, क्योंकि पैसे देने का मतलब है कि अब वो खेल नहीं रुकेगा। यदि आपने पैसे नहीं दिया, यदि आपने कह दिया कि भाई मैं तो दे नहीं सकता, है ही नहीं, तो वो किसी और को टारगेट करेगा। वो उस वीडियो को वायरल करके उसको क्या मिल जाएगा, वो आपका पर्सनल दुश्मन तो है नहीं। आप अब पैसे देकर उसको वो ऑप्शन दे रहे हो कि नहीं पैसे तो हैं इसके पास, दे तो सकता है, तो वो जब तक पूरे नहीं निकाल लेगा वो रुकेगा। सो ऐसा कभी ना करें। यदि कभी ऐसा गलती से भी हो जाए
और दूसरा, इससे बड़ी बात कि अब तो एआई का ज़माना है, अब तो कोई किसी का कुछ भी वीडियो बना देता है। तो इसलिए इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि मेरा एआई वीडियो बना दिया, यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ, और वो वायरल हो रहा है, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बिना कपड़ों के और उसके। होता क्या है, जब वीडियो व्हाट्सएप पे चला जाए ना तो उसको फिर पूरी तरीके से हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं उसको ये सलाह देता हूँ कि देखो बेटा, ऐसा है, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं ना, सबके इस तरह के वीडियो पड़े हुए हैं, सबके पड़े हैं। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मत हो, क्योंकि अभी आगे जाके मामला और ख़तरनाक होगा। आपको लर्न करना पड़ेगा टू इग्नोर दीज थिंग्स एंड कमिंग अप विद कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, एआई है ना, एआई तो किसी का भी बन जाएगा, इसमें मैं क्या करूँ। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लें और टेंशन लेके बैठ जाएं तो फिर कैसे जिएंगे। तो इस समय एक नई विधा पैदा हो रही है, साइबर साइकोलॉजी, कि जिसमें आपको लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ को लेकर सेंसिटिव रहें और किसको छोड़ दें। 90% चीज़ें ऐसी हैं जिसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे पास केसेस आते हैं, साहब लाइक नहीं आए वीडियो पर, डिप्रेशन में है वो लड़की, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, कम हो गए, डिप्रेशन में। और ये वो बच्चे हैं जो 15, 16, 17 साल के। एक ऐप है स्नैपचैट करके, वो बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। अब उसमें एक फीचर है कि आपको मैसेज आएगा और वो डिलीट हो जाएगा। तो कभी आपने सोचा कि टीनेज बच्चे स्नैपचैट ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इतना सा फीचर फ्रीडम देता है। मैंने आपको मैसेज भेजा, वो डिलीट हो गया, मैंने आपको लिखा आई लव यू और वो डिलीट हो गया, तो मैसेज तो पास हो गया और सबूत भी नहीं है। मैंने आपको एक गाली दे दी, आपने देख भी लिया और डिलीट भी हो गया। मैंने आपको कोई वल्गर जोक भेज दिया, आपने देख भी लिया और डिलीट भी हो गया। तो एक फ्रीडम मिल गया ना बच्चे को। तो नॉर्मली स्नैपचैट पर एग्रेसिव चैट ज़्यादा होती है, वल्गर, ऑब्सीन, फिल्दी चैट्स, उसका जो व्हाट्सएप पे नहीं हो पाती वो स्नैपचैट पे हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है या अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए। इफ़ यू नो द इम्पैक्ट देन यू आर ओके। अब आप वहाँ हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डार्क वेब पे भी हैं तो मैं रोक नहीं रहा, पर आपको पता है ना उसका इम्पैक्ट कि कल के दिन डार्क वेब पे किसी ने आके झापड़ मार दिया तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि वो कौन है। झापड़ इन द सेंस कि कुछ भी गलत सा कर दिया आपके साथ, तो कैसे ढूंढेंगे? तो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर रहने से रिस्क तो है ना। उसमें और भी ऐसे बड़े फीचर हैं कि आप लोकेशन देख सकते हो सबकी। तो एक बच्चा था जो डिप्रेशन में था, एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि बच्चा मेरा पढ़ने वढ़ने में अचानक से डिटैच हो गया, अच्छा खासा था पढ़ने में, और तो मैं थोड़ा काउंसिल करो। तो मैं गया, बात की। तो बच्चे ने कहा कि साहब मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं लोनली हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, क्या करना है, बड़ा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? थोड़ा और बातचीत शुरू की। तो बोला कि मेरे दोस्त हैं, बड़े खास बनते हैं, कल बर्गर खाने गए फलानी जगह और मुझे लेके नहीं गए। मैं तुम्हें कैसे पता? बोले मैं देख रहा हूँ स्नैपचैट पर लाइव लोकेशन दिखती। तो आप देख रहे हो, टू मच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो डेंजरस। हम इतना ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं और हर चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है। हमें ये सिखाया नहीं किसी ने कि भाई हर चीज़ से इम्पैक्ट नहीं होना है, हमें डिटैचमेंट सिखाना था। हमारे फिलॉसफी में हमेशा, जब मैं एक लाइन बड़ी अच्छी बोलता हूँ कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हमने कंज्यूम किया, हम उस डेटा का प्रोडक्ट है। नवीन जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मधुबनी, बिहार। मधुबनी में हुआ था। यदि मधुबनी की जगह रोमानिया में हो जाता तो आप कुछ और होते, कुछ और भाषा बोल रहे होते, कोई दूसरा खाना खा रहे होते, दूसरे कपड़े पहन रहे होते, और जिंदगी भर बोलते हैं आई एम प्राउड रोमानियन। और 50 साल के बाद कोई बोलता भाई साहब आप तो मधुबनी में पैदा हुए थे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं दरअसल हूँ कौन। क्योंकि अभी तक जो मैं अपने आप को सोच रहा था, मैं तो वो हूँ ही नहीं। यही सवाल चैप्टर 13 भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं कौन। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तो मैं समझ गया, पर मैं हूँ कौन? तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे, इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तो बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा तुम्हें दिया गया, तुम उस डेटा की वजह से अर्जुन बन गए। तुम्हारी जगह कोई भी होता वो अर्जुन ही बनता, कर्ण की जगह कोई होता वो कर्ण बनता, युधिष्ठिर की जगह कोई होता वो युधिष्ठिर बनता। वो सराउंडिंग्स, वो पैटर्न वैसा ही है उसका। तो बोले फिर मैं कौन? तो उन्होंने सिद्धांत दिया, दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत, बड़ा साइंटिफिक मेथड टू नो यू। आप मांडुक्य उपनिषद में जाएंगे तो डिटेल में मिल जाएगा। बड़े साइंटिफिकली बताते हैं कैसे आप पहचानोगे कि आप कौन है। और जैसे आप पहचान लेते हो कि ना आप कौन है, फिर ना तो आपके संग कोई साइबर क्राइम हो सकता है और ना कोई आपको धोखा दे सकता है।
और मैं आपको एग्जाम्पल के संग बताऊंगा कि ऐसा होता है रियल लाइफ। तो जैसे आपने समझा ना कि हम डेटा का प्रोडक्ट हैं, अब वो जो डेटा हमारा ऐप के थ्रू जा रहा है, आपके मोबाइल एक्टिविटीज के थ्रू जा रहा है, आपके इंटरनेट एक्टिविटीज के थ्रू हर चीज जा रही है, और ये जो डेटा है इस हद तक इन डिटेल जा रहा है कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, आपका हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, आपके रिलीजियस आइडियोलॉजीज क्या है। आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर सर्च करें, वहाँ पर जाके डेटा सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाएं और सी डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा, उसमें दिखाया जाएगा कि फेसबुक आपका क्या क्या डेटा लेता है, या इंस्टाग्राम क्या क्या लेता है, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम या जो भी है क्या क्या डेटा। और आपको देख के आपको लगेगा कि यार ये भी क्या, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी गई, क्या मैं किसको वोट देता हूँ, मेरी रिलीजियस बैंड भी गया, मेरा हेल्थ रिकॉर्ड्स भी जा रहा है, मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मेरा कैश विड्रॉल कब गया, उसके बाद मैं कहाँ गया, सब कुछ गया है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, ईमेल्स, एसएमएस, ओटीपीज, एसएमएस ट्रांजेक्शंस, ओटीपीज, सब। क्यों भाई इतना डेटा क्यों चाहिए? एंड नॉट ओनली वन सच ऐप, ऑल एप्स आर टेकिंग डेटा बिकॉज दे आर फ्री। आपको लगता है कि ऐप तो फ्री ही होती है, भाई इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता, कुछ भी फ्री नहीं है। तो फिर ये फ्री क्यों दे रहे हैं आपको? टिकटॉक का जो ओनर है दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। क्या करता है टिकटॉक? आप उस पर वीडियो बना के डालते हैं, कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, आप ही वीडियो बनाते हो, आप ही देखते हो, और वो 26वां रिचेस्ट आदमी है, 26th रिचेस्ट पर्सन। इंडिया से जब बैन किया गया 30% मार्केट था इंडिया में, हर तीसरा आदमी टिकटॉक पे इंडिया कर रहा था। सोचो यदि उसको बैन नहीं करते तो इलॉन मस्क को टक्कर दे रहा होता है आदमी, वो तो हमने रोका उसको। हमारी वजह से आज वो आदमी 26वें नंबर पर। एक लिस्ट बना के दी कि भाई बैन करो एप्लीकेशन। ये है इंडिया की पावर। जी। और जिन देशों ने बैन नहीं किया उनकी हालत देख लो, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, में नाम नहीं लूंगा, सारे देश सब जानते हैं, अच्छे खासे चल रहे थे, इकोनॉमी बढ़िया चल रही थी उसकी, अचानक टर्मोइल आता है पॉलिटिकल और सब चाइना के अंडर में, सब कंट्रोल। क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप टिकटॉक यूज कर लो या फेसबुक कर लो। फेसबुक करोगे तो यूएस के अंडर में रहोगे, टिकटॉक करोगे तो चाइना पकड़। मैंने डिसाइड किया, मैंने भाई टिकटॉक तो बैन करता है, चाइना का भरोसा नहीं है। अच्छा, एक जो ये घटना होती है, मतलब आखिरी रैग में हम आ रहे हैं कि पैसे चले ही गए, कॉल फॉरवर्डिंग हो चाहे जिस भी तरीके से, क्या इसके बाद पैसा बैंक से वापस लेने का कोई तरीका है? डेफिनेटली। आप पूरी तरह से गए? नहीं, आता है पैसा वापस जी। और मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ लोगों को कि मैं काफ़ी सारे 750-800 करोड़ तक वापस करा चुका हूँ लोगों के। एक व्यक्ति का मैंने 188 करोड़ वापस कराया था, वन शॉट, जर्मनी के बैंक अकाउंट से निकला था। और सिंपल तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आपको अकेले बताऊंगा जी। से एक मुझे बहुत रिसेंट एक मित्र का आया था मैसेज, उसमें मैं समझ नहीं पाया कि कैसे उसकी मदद करूं, तो उनका पैसा निकल गया 7-7.5 लाख रुपए। मैं अभी घटना भूल रहा हूँ कि क्या प्रोसेस हुआ था, पर मुझे ये समझ में आया कि उनकी तरफ से जो हम बेसिक जो चीज़ें जानते हैं कि ये गलत नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो निकल गया पैसा, यही कुछ कॉलिंग वगैरह के थ्रू हुआ था उसका। उन्होंने बैंक को इन्फॉर्म भी किया, लेकिन हाँ तो दो चीजें नहीं, अभी तो चल रहा है प्रोसेस, रिसेंट की घटना है। तो दो चीजें कि एक तो हम ये शिकायत कैसे करें, और दूसरा कि ये पैसा कैसे। पहले मैं वो बताऊंगा जो सबको पता होना ही चाहिए, और बहुत जगह बताया भी जाता है। हर कैंपेन में अमिताभ बच्चन जी से लेकर जो गृह मंत्रालय की कैंपेन है, सब जगह इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो, 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, 24 घंटे है, पैन इंडिया नंबर, उस पर आप इन्फॉर्म कीजिए, ट्रांजेक्शन की डिटेल दीजिए, और जिस भी अकाउंट में पैसा गया उसको फ्रीज करा दीजिए। यदि अकाउंट में पैसा फ्रीज हो जाता है तो आपका पैसा अपने वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अकाउंट होता है जहाँ पैसा लिया गया है वो किसी दूसरे के नाम पर होता है। उसका एक्चुअल केवाईसी उड़ीसा के कोई किसान होगा, सब्जी वाला होगा, वेस्ट बंगाल का क्रिमिनल विभाग में बैठा होगा, उनके अकाउंट यूज कर रहा है, कोई म्यूल अकाउंट्स होते हैं। अब यदि उस पर डिस्प्यूट रेज हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है ट्रांजेक्शन, तो बैंक उसको नोटिस भेजता है कि भाई इस पर जवाब दीजिए। वो कभी बैंक जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो रिमोटली उसको यूज ही करने के लिए था। ना वो विड्रॉल कर पा रहा है, ना निकाल पा रहा है, तो पैसा एक टाइम के बाद वापस आ जाता, क्योंकि वो नहीं गया क्लेरिफाई करने। ये जल्दी से जल्दी करा देना। यदि अकाउंट में पैसा फ्रीज नहीं हुआ और उसने निकाल लिया, तो फिर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, निल हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर किसी और अकाउंट में गया है, फिर उसको लेयर 2 पर ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर लेयर 3 पर ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ऐसा नहीं कि उसी अकाउंट से पैसा निकलेगा, यदि अमाउंट ज़्यादा है तो फिर वो अलग अलग अकाउंट में जाके फिर विड्रॉल होते हैं।
दूसरा जो है कि आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करें। तो पहले तो 1930 www.cybercrime.gov.in वेबसाइट है, उस पर कंप्लेंट डाल दें और बैंक को इन्फॉर्म करें कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो कहती है कि 3 दिन के अंदर यदि आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। 7 दिन के अंदर कर दिया तो 50%, 15 दिन के अंदर कर दिया तो ऐसे करके वो लाइबिलिटीज हैं। तो आप 3 दिन के आप तो तुरंत एक ईमेल लिख दें बैंक को या रिटर्न में दें एक कंप्लेन कि भाई इस अकाउंट में पैसा फर्जी तरीके से गया है, मैं डिस्प्यूट रेस कर रहा हूँ, इसको आप रोकें। ये जब आपने कंप्लेन की और उस समय पैसा था तो अब बैंक की जिम्मेवारी है कि उस पैसे को वापस लाए। आप समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना कि आपने जब कंप्लेन की तब उस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था तो बैंक रोक सकती थी ना। तो इसलिए टाइमली कंप्लेन विद टाइम, किस टाइम पर आपने किस दिन किए रखना, रिकॉर्ड रख देना कि मैं 2 बजे कर दी थी कंप्लेन, बैंक को बता दिया था। ईमेल कर दोगे तो तुम तो सब टाइम स्टैम्प। बिल्कुल। ये 2 तरीके हैं। अब होता क्या है सर कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि 3 दिन के अंदर यदि करोगे तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100%, इसमें कैच है। कैच ये है कि गलती बैंक की नहीं होनी चाहिए, सॉरी गलती बैंक की होनी चाहिए, आपकी नहीं होनी चाहिए। पर गलती तो आपकी होती है, 99% टाइम आप ही गलती हम ही कर रहे हैं और आप बैंक को बताते हो कि साहब ऐसे हुआ और इस वजह से पैसे निकल गए। तो जब आप बैंक को बताते हो तो बैंक आपसे कहता है हाँ हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए 1930 पर भी बता दीजिए, cybercrime.gov.in पर भी बता दीजिए, पुलिस में भी कंप्लेन कराइए। आप दौड़ते रहते हो कि बैंक तो कुछ कर रहा है, पैसा वापस आएगा। 1 हफ्ते जब सारे एविडेंस आप बैंक को दे देते हो और हर एविडेंस में लिखते हो कि गलती मेरी थी, तो बैंक एक ईमेल करता है आपको कि वी हैव इन्वेस्टिगेटेड योर केस, वी फाउंड इट वाज योर मिस्टेक, सो वी आर नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग, थैंक यू सो मच, कीप बैंकिंग विद अस, लव यू। यही आती है। अब आप सर पकड़ लेते हो कि यार इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, बैंक ने मुझे कुछ बताया नहीं, जो मैंने बोला था वही तो बोल रहा है, ये तो मैंने बोल दिया था कि मेरी गलती। इन्वेस्टिगेशन तो तब होता है कि मेरा पैसा किस अकाउंट में गया था, उसमें कितना फ्रीज कराया आपने, फिर लेयर 2 पे कितना फ्रीज कराया, लेयर 3 पे कितना फ्रीज कराया, कुछ पैसा वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता। आप तो सिर्फ एक लाइन बेच के खत्म कर दिए और यहाँ 50 लाख चला गया किसी का। यही चीज इस पर लड़ना होता है। अब इसी जब ये केस मेरे पास आता है तो मैं कैसे हल करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती होगी भी नहीं, यदि आपकी गलती नहीं तो फिर क्लीन पिक्चर है, पैसा आपका आना ही चाहिए, वो आएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड है आपका, अब थाईलैंड में खरीदारी हो गई और आप दिल्ली में थे तो क्लीन है ना कि आपकी क्या गलती है। या कार्ड स्वैप हो गया, किसी ने कलकत्ता के एटीएम से पैसे निकाल लिए और आपका कार्ड आपके पास था, तो इसका मतलब है किसी ने कार्ड क्लोन किया है, तो बैंक की गलती मानी जाती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी तो बैंक को रखनी पड़ेगी। मैं फिर कार्ड यूज ही ना करूँ, किसी को दो ही ना, पर यदि कार्ड स्वैप हो जाता है और क्लोन हो जाता है, दैट इज नॉट माई मिस्टेक, देन बैंक हैज टू टेक केयर ऑफ इट। और जब एटीएम कलकत्ता का था और मेरी लोकेशन यहाँ थी तो बैंक ने अलाउ कैसे कर दिया? भाई एक आध वार्निंग तो दे सकता था ना। तो इस तरह के लॉजिक्स हैं कि बैंक की गलती भी होती है। अब सवाल ये आता है कि जब आपकी गलती थी तब पैसा कैसे वापस आ सकता है, क्या चांसेस हैं? तो हमेशा मैंने देखा है कि जब भी कोई साइबर क्राइम होता है वो क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता, वो यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट होता है। पहले अटेम्प्ट में क्रिमिनल रेकी करता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। 2nd अटेम्प्ट में अटैक वेक्टर तैयार करता है कि इसको लूटना कैसे, और 3rd में वो इंटरव्यू राउंड में आता है जिसमें आपको कॉल करता है। अब ये जो 2 अटेम्प्ट पहले हुए हैं जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। आज तक कभी किसी क्रिमिनल ने बैंक का पासवर्ड मांगा किसी से? नहीं मांगा। अब मान लीजिए ओटीपी निकालते हैं, ओटीपी निकालने के तरीके हमने देखे और वो आपकी गलती होती है। मान लीजिए आपने ओटीपी दे दिया था और आपने बैंक को बता दिया कि साहब हाँ गलती से ओटीपी दे दिया और उसके बाद मेरे पैसे निकल गए, और बैंक कहता है भाई आपने तो गलती कर दी, ओटीपी कैसे दे दिया आप, हाउ कैन यू गिव ओटीपी दे दिया तुमने। इस तरह से रिएक्ट करते हो तो आपको इतना बेवकूफ दिखा दिया जाता है कि भाई आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी गलती कर दी तो मैं ही सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। अब मैं इसको काउंटर करता हूं, पासवर्ड तो नहीं मांगा था आपसे, पासवर्ड तो नहीं दिया था आपने, और बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज के पैसा नहीं निकल सकता। और पासवर्ड किसके पास था, आपके पास था या बैंक के पास? बैंक के पास। आपने तो दिया नहीं, तो फिर किसने दिया? पासवर्ड कैसे गया क्रिमिनल तक? क्या बैंक को नहीं बताना चाहिए? यदि मैं इस बात पर अड़ जाऊं तो लायबिलिटी किसकी है? बैंक की भी है। आपको एक इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आ जाता है कि मैं फलानी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ और आपका ये इंश्योरेंस नंबर, हाँ साहब ये, प्रीमियम ये, हाँ ये, एड्रेस ये, पैन कार्ड ये, हाँ लास्ट प्रीमियम ये था, हाँ साहब ये। अरे यार आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 45 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं करते? अच्छा हाँ हाँ क्लैप्स हो जाएगा। अरे नहीं नहीं मुझे चाहिए।
हाँ तो एक काम करो, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, अभी डिटेल भरो इसमें, अभी पैसा आपको आ जाएगा, आधे घंटे में आपका पूरा 45 लाख डिस्पर्स कराता हूँ। आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की और अपना बाकी का 5 लाख भी लौटा बैठे। गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, अरे यार ऐसा ऐसा हो गया, ये तो आपकी गलती है, आपने एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल कर ली। अच्छा हाँ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये होता है केस। अब मैं इसी केस को वकील के पर्सपेक्टिव से लड़ता हूँ। भाई आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल इसलिए की क्योंकि आपको उसने सारी डिटेल बताई कि आपका इंश्योरेंस नंबर, प्रीमियम नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये सारे डिटेल, लास्ट प्रीमियम, ये डिटेल किसके पास थे? ये तो इंश्योरेंस कंपनी के पास थे ना, आपने तो बताए नहीं थे। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं लेगी? भाई आपने वो डेटा लीक किया, उसकी वजह से किसी ने मेरे संगे ट्रस्ट बिल्ड कर लिया और मैंने गलती कर दी, तो पहली लायबिलिटी किसकी है? बैंक की बनेगी। आपको थोड़ा सा लॉ सीख कर काउंटर करना पड़ता है, और मैं यही तरीके इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प करता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई साइबर क्राइम होता है उससे पहले एक साइबर क्राइम हो चुका होता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, और वो साइबर क्राइम होता है डेटा थेफ्ट। और डेटा थेफ्ट तो किसी बैंक, कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल इनमें से होता है। जहां मैं पकड़ लेता हूँ 250 करोड़ की पेनल्टी है डीपीटीपी के अंतर्गत, यदि किसी कंपनी से होता है तो मैं जैसे डीपीटीपी का हवाला दूंगा वो तो नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे, एंड आई कैन प्रूव इट इजीली कि डेटा थेफ्ट हुआ क्योंकि डार्क वेब पे पड़ा होगा। सो ये कुछ तरीके मेरे ख्याल से लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी वंस वी एम्पावर देम विद इंफॉर्मेशन देन दे कैन फाइट देयर केस वेल। तो 2 सलाह चलने से पहले जो आप देना चाहें, छोटी छोटी सी, कि इसको आप ध्यान में हमेशा रखें। देखिए सबसे पहले तो एक मॉडल है जो मैं फॉलो करता हूँ, जीरो ट्रस्ट मॉडल। साइबर स्पेस में आपको एक कॉल आ जाए, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, आपके ही दोस्त के नंबर से आ रही है, आपके उसी का प्रोफाइल पिक्चर है, तो तुरंत ट्रस्ट नहीं करना है। उसने पैसे मांगे, आपने दे दिए, वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। यदि व्हाट्सएप पे आया तो एक नॉर्मल कॉल बैक करके देख लो उसको, हो सकता है व्हाट्सएप हैक हो। यदि नॉर्मल कॉल आया तो व्हाट्सएप करके देख लो एक बार, हो सकता है नॉर्मल कॉल स्पूफ हुई। मैं आपके नंबर से कॉल कर सकता हूँ किसी को। ईमेल पे आया है तो भी वेरीफाई करो दोबारा, क्योंकि ईमेल में स्पूफ कर सकता हूँ, मैं आपकी ईमेल से ईमेल भेज तो सकता हूँ, ईमेल रिसीव नहीं कर सकता, तो आप काउंटर ईमेल भेजोगे, चेक हो जाएगा, कॉल कर लो। लोग क्या करते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ईमेल आया था सर, अकाउंट नंबर बदल दिया था तो हमने भेज दिया। अरे वेरीफाई तो कर लेते एक बार। सो यू विल हैव टू अडॉप्ट दिस मेथड की जीरो ट्रस्ट। फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ गई, लोग फेसबुक पे रिक्वेस्ट आके पैसे दे देते, हुआ ऐसा। तो जब तक आप एक बेसिक सैनिटी चेक नहीं करेंगे तब तक इस तरह की गलतियां होती रहेंगी। तो ये पहला मेरा ये है। और दूसरा, इस बात से अब ना डरें कि आपका डेटा चोरी हो रहा है, बाहर जा रहा है। इस बात को स्वीकार कर लें कि वो बाहर है, लेकिन उसकी वजह से जैसे आप स्वीकार कर लेते ना तो फिर आप सरप्राइज नहीं होते। अब आपको कॉल आएगा कि नवीन जी आपने 26 तारीख को डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया था, ये इस घर पर डिलीवर हुआ था, ये कोक भी थी, ये भी था, वो भी था। तो आपको लगता है यार ये तो डोमिनोज को ही पता है, अरे आपकी तो लॉटरी लग गई, ये कीजिए, लिंक QR कोड स्कैन कीजिए, आप कर लेते हो, या आपको कैशबैक मिल रहा है, या जो भी है। पर यदि आपको पता है कि डोमिनोज तो हैक हुआ है और उसका डेटा तो सबको पता है, तो फिर आप ऐसी कॉल पर ट्रस्ट नहीं करो। सो आई वॉन्ट टू इनकलकेट, मतलब मैं बेसिक चीज जो दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि हर डेटा आपका बाहर है। नवीन जी आप 3 अगस्त को रेडिसन होटल में बैठे थे, कॉफी पी रहे थे, अरे दुनिया को पता है क्योंकि आपके फोन में 70 एप्लीकेशन है, वो यही कर रही हैं। तो अब इस चीज को लेकर सरप्राइज होकर किसी पर भरोसा ना कर ले। वंस यू हैव दैट माइंडसेट, आई थिंक यू विल बी प्रोटेक्टेड। क्योंकि मैं उसमें बताना भूल गया कि जब मेरा इवेंट था वो तो एक बात है, जब मैं फ्लाइट में होता हूँ 2.5 से 3 घंटे की, 2 बार प्रोफाइल तब भी बना है, क्योंकि टिकट मेरे जीमेल पे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ईमेल सिर्फ आपकी जीमेल से जीमेल नहीं पढ़ रहा है। अब आप देखना कितनी एप्लीकेशन है जो आपकी ईमेल पढ़ती है, तो कौन सी किसका चरित्र साफ है हमें क्या पता। तो अमित जी से बात करके 2 चीजें मैं समझा हूं, एक हड़बड़ी ना करें, दूसरा लालच ना करें, क्योंकि वहीं हम सबसे ज्यादा फंसते हैं। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात हुई और हम ये बातचीत इसे चाहते थे क्योंकि दर्शकों तक ये जो बातें हैं जो आप अवेयर कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, हमें पता नहीं होता। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले जब से मैं आपको जान रहा हूँ उस बीच में मैंने वो देखा है कि किस तरह से मुझे लोग आपके वीडियोस भेजते हैं कि ये वाला सुन लो, ये तरकीब को अपनाना, ऐसा नहीं करना। और फिर मैं कहता कि पता है, आई नो हिम, आई नो हिम।
थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का सर प्यार ही है जो हम कुछ कुछ कर रहे हैं, वरना एंड वी ऑल ये सब हमने अक्टूबर में बात कर बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे जी। पॉडकास्ट का, और मैंने भी कुछ नहीं किए थे तब तक, तो हमने ऐसी कहा ठीक है सर ये भी कर लेते हैं, सब ट्राई किया। सो थैंक यू सो मच। और मेरी कोशिश सर यही है कि लोग जितना सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे तभी उतना ही बच पाएंगे, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। एक रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरा एक टीवी पर शो भी आता है जी, साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, मंडे टू थर्सडे डीडी नेशनल पर, और वो वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी है, तो आप उसको देखेंगे कि उसमें करीब 150 कहानियां मैं टीवी शो बता चुके हैं। बता चुका हूँ। और उसमें हर बार जो पहली कहानी थी 1 साल पहले, वो डिजिटल अरेस्ट की कहानी थी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिजिटल अरेस्ट जो आज हमें इतना मॉडर्न लग रहा है, ये तो मैं 2 साल पहले सॉल्व कर चुका था, और 1 साल पहले रिकॉर्ड करके टीवी शो बना के डीडी पे पड़ा एयर कर चुके। वेरी नाइस, मतलब वो पूरा ड्रामेटाइज वर्जन है, कैसे होता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसे क्रिमिनल पकड़े गए। क्योंकि मेरे शो का जो टैगलाइन है वो है सब पकड़े जाएंगे। जो जाम ताला का था वो था सबका नंबर आएगा, मुझे वो थोड़ा नेगेटिव लगा। मैंने कहा ऐसे कैसे सबका नंबर आएगा, बिकॉज एज एन इन्वेस्टिगेटर वी आर मोर डिटरमाइंड टू कैच एवरी क्रिमिनल। तो अल्टीमेटली तो सब पकड़े जाएंगे, ये ट्रांजिशन फेज है। लेकिन यदि वो शो देखेंगे तो इतना नॉलेज दिया है मैंने, एक एक टूल, एक एक टेक्नोलॉजी, सब वही की वही बताई है जिस तरीके से मैंने पकड़ा। सो सारे पुलिस वाले देखते हैं, आप भी देखें और सीखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये बातचीत अच्छी लगे तो अपने तक नहीं रखना है, इसको शेयर करना है। और हाँ, अमित जी का शो आप देखिए, साथ ही अमित जी की किताबें हैं जो कि साइबर क्राइम के ऊपर, आप इनका नाम अमेजन पे सर्च करेंगे आपको इनकी बुक्स मिल जाएंगी। उन बुक्स को आप खरीदें क्योंकि उसमें सारे इंसिडेंट हैं जिनके माध्यम से आप अवेयर हो सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों से हमें बचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण हिंदी है हम।